कल विनय उसे रोकने के लिए वहां था, इसलिए उसे बताया गया था कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, इसीलिए उसने वह नहीं लिया। लेकिन आज विनय यहाँ नहीं था। ऐसी मुफ्त चीज़ों के लिए वह कभी मना नहीं करती। पिछली जिंदगी में 60 मिलियन यूएसडी उसके लिए छोटी रकम थी, लेकिन अभी की हालत के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह मिला? तुमने तो बस मेरी पोश खराब की और तुम इसके लिए मुझे 60 मिलियन दे रहे हो। मुझे शर्म आ रही है। ये शब्द उसके मुंह से निकले, लेकिन जिया ने फिर भी दोनों हाथों से कार्ड ले लिया। उसे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। कपूर परिवार का ड्राइवर हैरान था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शर्म आ रही है। जिस तेजी से उसने कार्ड लिया, उसके बाद भी वह कह रही थी कि उसे शर्म आ रही है। धत्तेरे की, वह एक अजनबी से इतना बड़ा कार्ड कैसे ले सकती है जिसमें 60 मिलियन यूएसडी थे? क्या उसे चेयरमैन को इस बारे में बताना चाहिए? उसकी छोटी बहन ने उसका तोहफा इतनी आसानी से ले लिया। विवान ने शुरू में उसके लिए बहुत सारी योजनाएं और बातें सोची थीं, लेकिन अब उन सब की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वह बहुत अच्छे मूड में था। वह जानता था उसकी छोटी बहन बहुत आज्ञाकारी लड़की थी जिसे दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं था। वह बहुत नर्म और शांत स्वभाव की थी। उसने सोने की ईंटें इसलिए ली होंगी क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए इतना सारा सोना लाना कितना मुश्किल था। जैसे ही उसकी छोटी बहन की कार उसकी नज़रों से ओझल हुई, विवान का गर्व सीने से बाहर निकलने वाला था और उसके चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। उसकी छोटी बहन सबसे प्यारी है। वह बहुत प्यारी है। उसे यकीन था कि उसकी छोटी बहन दुनिया की सबसे प्यारी छोटी बहन है। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच आज ओप्स कॉर्पोरेट्स में एक नाटकीय दिन होने वाला था। यह एक आम बोर्ड मीटिंग लग सकती है, लेकिन ये योजनाओं और तूफानों से भरी थी। अर्जुन के पैरालाइज होने से पहले पूरी कंपनी उसके कंट्रोल में थी और मास्टर कपूर सिर्फ बोर्ड डायरेक्टर थे क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा शेयर थे। हालांकि वह एक बुजुर्ग आदमी थे और पिछले 5 सालों से अर्जुन ही कंपनी में पर्सनली काम कर रहा था। मास्टर कपूर सिर्फ डिविडेंड लेने में शामिल थे। आज की बात करें तो अर्जुन पैरालाइज हो गया था और मास्टर कपूर एक बार फिर कंपनी के कंट्रोल में थे। हालांकि बोर्ड में सभी की राय अलग अलग थी कि कंपनी का अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए। खासकर आज मीटिंग में ज्यादातर शेयर होल्डर मास्टर कपूर से चेयरमैन के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को लाने के लिए कह रहे थे। मास्टर ने ध्रुव को गुस्से से देखा। उनका चेहरा इतना गुस्से वाला था कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे से स्याही टपक रही हो। क्या तुम्हें लगा कि तुम इन बोर्ड डायरेक्टर्स को अपने लिए काम करवाकर उस कुर्सी तक पहुंच जाओगे? श्रेया ने भी सुना था कि क्या हुआ था, इसीलिए वह इस बोर्ड मीटिंग में शामिल होने के लिए हॉस्पिटल से जल्दी यहाँ आई थी। उसने उन सभी को देखा जो ध्रुव का साथ दे रहे थे। उसने ताना मारा और कहा, बड़े भाई, क्या तुम भूल गए कि कंपनी असल में दादाजी की है? कि शेयर भी दादाजी के हैं। जब तक वह तुम्हें नहीं देंगे तुम अगले चेयरमैन नहीं बन पाओगे। पहले से ही कई लोग ध्रुव के साथ खड़े थे और अब उसके लिए पीछे हटना नामुमकिन था। अगर वह अब ऐसा करता तो डायरेक्टर्स और स्टाफ सोचते कि वह एक गैर जिम्मेदार आदमी है। दादाजी, अगर तीसरे छोटे भाई को उस एक्सीडेंट में चोट नहीं लगी होती तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी मुझे अगला चेयरमैन बनने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भले ही मिस डोंट सर्जरी पूरी कर लें तो भी उसे सिर्फ सीने के ऊपर से ही सेंसेशन वापस मिलेगा। दूसरे शब्दों में सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि वह अपनी उंगली हिला पाए। बस इतना ही। उसके जैसा कोई व्यक्ति ऑप्स कॉर्पोरेट्स को ऊंचे लेवल पर कैसे ले जा सकता है? श्रेया ने सुनने की जहमत नहीं उठाई और उसे कोसती रही, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे जब तुम अगले चेयरमैन बनोगे तो कॉर्पोरेशन को जरूर ऊंचाइयों पर ले जाओगे। यह मत भूलो कि तुमने लगभग कॉर्पोरेशन को गहरी मुसीबत में डाल दिया था, जिसे सिर्फ अर्जुन ने बचाया। ठीक है, मैं जवान था। क्या कोई ऐसा है जिसने जवानी में 1-2 गलतियां न की हों? क्या कोई ऐसा है जो गलत फैसला न ले? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की? बाकी सब छोड़ो, चलो जे सिटी और एस सिटी की जमीन के 2 टुकड़ों की बात करते हैं। इससे ये साबित हो जाएगा कि तीसरे छोटे भाई का फैसला एक गलती थी। मैंने सुना है कि मल्होत्रा परिवार उनमें से एक चाहता था और इंपीरियल सिटी का सबसे अमीर परिवार रायजादा परिवार दूसरा चाहता था। बोली में हिस्सा लेने की बात तो छोड़ ही दो। जो भी समझदार होगा वह जानता होगा कि हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन तीसरे छोटे मालिक ने फिर भी इसमें जाने का फैसला किया। अगर हमें वह मिल भी जाता तो भी उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती। अगर हम उसे नहीं लेते और अगर ऐसा करने से बाकी दोनों पार्टियों के लिए बोली की कीमत बढ़ जाती तो क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? ऑप्स कॉर्पोरेट्स शायद पावरफुल हों, लेकिन हम इस शहर के सबसे अमीर हैं। क्या हम रायजादा और डू दोनों परिवारों से लड़ पाएंगे? ये सही है, डिप्टी डायरेक्टर हेंग सही कह रहे हैं। डायरेक्टर की वजह से ऑप्स कॉर्पोरेट्स के शायद पहले अच्छे दिन रहे हों, लेकिन अब वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्टर बुरी तरह घायल हैं और वह अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, तो वह कॉर्पोरेशन का ख्याल कैसे रखेंगे? उनके पास सही दिमागी काबिलियत नहीं है। कॉर्पोरेशंस को स्टेबल करने के लिए मेरा मानना है कि हमें डायरेक्टर के पद पर किसी और को लाना चाहिए। ये सच है, पिछले कुछ महीनों से डायरेक्टर की जगह आप खुद काम कर रहे हैं। हम आपकी कड़ी मेहनत और कोशिश की बहुत तारीफ करते हैं। चेयरमैन, अब यह नई पीढ़ी का जमाना है। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी डायरेक्टर को देने को तैयार हैं तो आप डिप्टी डायरेक्टर हेंग को कॉर्पोरेशन देने के लिए क्यों सहमत नहीं हो सकते? डिप्टी डायरेक्टर हेंग के पास भी बिजनेस में मास्टर डिग्री है। वह शायद डायरेक्टर की तरह जीनियस न हो, लेकिन वह अभी की ज्यादातर नई पीढ़ी से बेहतर हैं। वह निश्चित रूप से सबसे अच्छे में से एक हैं। मास्टर कपूर ने गंभीर चेहरे के साथ उनकी बातचीत सुनी। आखिर में वह अपने भाई की तरफ मुड़े और पूछा, योगेश कपूर, तुम्हारा क्या ख्याल है? योगेश कपूर मुस्कुराए और कहा, मेरी राय में चाहे वह यूहेंग हो या श्रेया, दोनों ही बहुत काबिल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनमें से कौन कंपनी संभालेगा। बड़े भाई, आप सच में बहुत लकी हैं क्योंकि आपके तीनों पोते पोतियां इतने सफल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुलना में यूहेंग ज्यादा सही चॉइस है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, मास्टर कपूर के बगल वाली सीट जो डायरेक्टर के लिए थी अचानक जल उठी और अर्जुन की आकृति दिखाई दी। भीड़ ने हैरानी से अर्जुन को देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वह अचानक उनके सामने कैसे आ गया। उसी समय मास्टर कपूर और श्रेया, जो अर्जुन की आकृति के दाएं और बाएं थे, वे भी हैरान रह गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और उसे छूने की कोशिश करने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि
ये सच में किसी प्रोजेक्शन जैसा नहीं लग रहा था। अगर यह सच में वही था तो उसे अचानक कहीं से भी प्रकट नहीं होना चाहिए था। जैसा कि उम्मीद थी, जब दोनों ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ सीधे व्हीलचेयर पर बैठे अर्जुन के आर पार चले गए। यह एक प्रोजेक्शन है, उनमें से एक ने हैरानी से कहा। उसने ये कैसे किया? हे भगवान, वह बिल्कुल असली इंसान जैसा दिख रहा है। उसे छू न पाने के अलावा ये बिल्कुल असली लग रहा है। ये तो साइंस फिक्शन फिल्मों से भी ज्यादा असली है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम फुसफुसाहट से भर गया। सब प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। जहां तक उनकी पिछली चर्चा की बात थी, वह पूरी तरह से भूल गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन आमतौर पर स्क्रीन पर ही दिखाई देता था। चूंकि वह हमेशा विदेश में रहता था, इसलिए वे उसे सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देख पाते थे। घायल होने के बाद वह बोर्ड की मीटिंग में सिर्फ एक बार आया था, और वह भी स्क्रीन पर ही था। ये पहली बार था जब वह इतने शानदार तरीके से सामने आया था। कमरे में मौजूद हर कोई मोहित हो गया था। ज्ञान ही शक्ति है, और उनका डायरेक्टर निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सबसे अच्छा था। अर्जुन, आज तुम मीटिंग में आने के मूड में कैसे हो? मास्टर कपूर हमेशा पक्षपाती रहे थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से दूसरों को यह जानने दिया था कि उनका पसंदीदा पोता कौन है। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो उनका भयानक दिखने वाला चेहरा तुरंत चमक उठा, जलते सूरज की तरह चमकदार हो गया। मैंने सुना है कि यहाँ कोई मुझे डायरेक्टर के पद से हटाना चाहता है। चूंकि यह सीधे मुझसे जुड़ा है, इसलिए मुझे आकर देखना ही पड़ेगा। अर्जुन ने बात को वापस उसी मुद्दे पर लाया और चर्चा फिर से शुरू हो गई। डायरेक्टर, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि आप अपनी पोस्ट पर बने रहें। पिछले 5 सालों से आपकी कोशिशों से ऑप्स कॉर्पोरेट्स बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़े हैं और हम सभी को इसका फायदा हुआ है। आपके साथ जो हुआ उससे हम सब दुखी हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से आपने हमारी एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की है और कॉर्पोरेशन में पर्सनली शामिल नहीं हुए हैं। कंपनी को और डेवलप करने के लिए हम सभी को लगता है कि एक और डायरेक्टर होना बेहतर होगा। आपके अलावा यहाँ और कौन ऐसा सोचता है? अर्जुन की आवाज़ बहुत ही नर्म और बेपरवाह थी। हालांकि इस डायरेक्टर के साथ सालों से रहने के बाद वे सभी पहले से ही जानते थे कि उस हैंडसम चेहरे के पीछे वह कितना बड़ा शैतान था। जो लोग उसके खिलाफ जाते थे, उन्हें छोड़कर जिन्होंने उसे पैरालाइज किया था, उन सबका अंजाम बुरा होता था। भीड़ में सभी एक दूसरे को देख रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि कोई हाथ उठाए ताकि वे भी वैसा ही कर सकें। कानून जनता को दोष नहीं देगा, वे सिर्फ उन्हें दोष देंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। हर कोई एक ही बात सोच रहा था, इसीलिए कुछ देर इंतजार करने के बाद कमरे में किसी ने भी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। ये सभी अर्जुन ने बोलने वाले की तरफ देखा और उन शब्दों से दूसरा पक्ष इतना डर गया कि वह पसीने से तर हो गया। जब सबने उसका चेहरा देखा तो सबने अपना सिर नीचे कर लिया और खुद से बुदबुदाने लगे, तुम मुझे देख नहीं सकते। हे भगवान, प्लीज मुझे गायब कर दो। थोड़ी देर बाद, क्योंकि किसी ने कोई आवाज़ नहीं की, अर्जुन ने खुद बोलने का फैसला किया। पिछले 5 सालों में अर्जुन ने पहले ही अपना नाम बना लिया था। शेयर होल्डर्स सिर्फ अपना डिविडेंड लेने के लिए जिम्मेदार थे। मीटिंग के दौरान उनमें से ज्यादातर सिर्फ कठपुतली थे, क्योंकि उनका डायरेक्टर बाकी सब कुछ संभाल लेता था। ध्रुव उन लोगों से हार गया जो कमरे में थे। आज जो घटना हुई वह उसकी योजना के मुताबिक नहीं थी और आज उसने उन्हें निर्देश नहीं दिए थे। हालांकि ये वही लोग थे जिन्हें उसने अपने पक्ष में किया था और कई फायदे देने का वादा किया था। उसने इतनी जल्दी ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह लोमड़ी, योगेश कपूर और इंतजार नहीं कर सकता था। दूसरे कपूर परिवार का डिविडेंड 60% कम कर दिया गया था। वे अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने सीधे इस मामले को आगे बढ़ाया। जहां तक उसकी बात है, उसके पास इस मौके को भुनाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। भले ही मास्टर कपूर उससे नफरत करते, उसे इस बार यह करना ही था। मास्टर कपूर शुरू से ही पक्षपाती थे और यह बहुत साफ था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टर कपूर उससे नफरत करते हैं या नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ध्रुव बोला, लेकिन श्रेया ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब तुम क्या कहना चाहते हो? दादाजी ने ऑप्स कॉर्पोरेट शुरू किया और अर्जुन ने झोंकबोझ शुरू किया। इन सभी सालों में तुमने कॉर्पोरेशन के लिए क्या किया है? तुमने हमें क्या फ़ायदा दिया है? तुमने जो किया है उसके लिए मुझे शर्म आती है, भले ही तुम्हें ना आती हो। जो भी तुम्हारे मन में है कह दो। अर्जुन ने श्रेया को रोका, जो शाही की तरह सब पर हमला कर रही थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि अब हमें अपनी राय बता देनी चाहिए। जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, हम में से किसी को भी तुम्हारी हालत के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं थी और पैरालाइज्ड शब्द हमारे परिवार और कंपनी में एक टैबू बन गया है। लेकिन तीसरे भाई, ये सच है कि तुम अब पैरालाइज्ड हो। तुम्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इस हालत से ठीक हो सकते हो या नहीं। तुम हम सबसे बेहतर जानते हो। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि पिछले 5 सालों से डायरेक्टर के तौर पर तुमने ऑप्स कॉर्पोरेट्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन एक समय आता है जब तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। तुम पहले से ही इस हालत में हो, लेकिन फिर भी अपनी पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं हो। क्या तुम दादाजी को और परेशान करना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पिछले कुछ महीनों से दादाजी कितने थके हुए हैं? वह दवाएं ले रहे हैं और अब और ज्यादा इसे जारी नहीं रख पाएंगे। किसने कहा? अर्जुन, वह जो बकवास कह रहा है उस पर ध्यान मत दो। मैं कम से कम और 10 साल काम कर सकता हूँ। ध्रुव चुप हो गया। अर्जुन ने मास्टर कपूर को देखा। वह सच में इस बात से इमोशनल हो गया कि उसके दादाजी उसके लिए क्या करने को तैयार थे। तीसरे छोटे भाई, अगर तुम्हें सच में कंपनी की परवाह है तो मेरा सुझाव है कि तुम मुझे डायरेक्टर के तौर पर अपनी पोस्ट संभालने दो। तुम्हें बस अपनी पोस्ट से रिटायर होना होगा, लेकिन तुम्हारे पास उतने ही शेयर रहेंगे। अगर भविष्य में मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर पाऊंगा। तुम अभी भी ऑप्स कॉर्पोरेट्स के दिमाग बने रह सकते हो, क्योंकि तुम कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, है ना? ध्रुव की बातों से एक बार फिर मास्टर कपूर का चेहरा खराब हो गया। योगेश कपूर ने तुरंत कहा, योहिंग सही कह रहा है। अर्जुन, अभी की स्थिति में सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम आराम करो और ठीक हो जाओ। पिछले 3 महीनों में तुम्हारी 2 बड़ी सर्जरी हो चुकी हैं और अब तुम्हारे अंगों को नुकसान हुआ है। तुम अपना ख्याल भी नहीं रख पाओगे तो कॉर्पोरेशन की देखभाल करने की एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हारे पास कैसे होगी? साथ ही तुम पिछले 3 महीनों से इसमें शामिल नहीं हो। तुम्हारा काम बड़े भाई ही कर रहे हैं, है ना?
जब बाकी शेयर होल्डर्स ने ध्रुव और योगेश कपूर को अपनी राय देते सुना तो बाकी लोग भी उनके साथ हो गए। जब सबने अपनी बात कह दी तो अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला, आप सबने जो कुछ भी कहा उसके 3 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, मैं एक पैरालाइज्ड आदमी हूं, इसलिए मैं अब कॉर्पोरेशंस को लीड करने के लिए सही नहीं हूं। दूसरा, मैं पिछले 3 महीनों से गायब था और भविष्य में भी ऐसा ही करूंगा क्योंकि मुझमें कंपनी चलाने की एनर्जी नहीं है। तीसरा, डायरेक्टर ध्रुव होंगे जबकि मैं पर्दे के पीछे कॉर्पोरेशंस का दिमाग बना रहूंगा। और कुछ भीड़ एक दूसरे को देखने लगी, सबने सिर हिलाया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ बता दिया है। ये सब पहले से ही काफी था अर्जुन को ऑप्स कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टर के पद से हटाने के लिए। लेकिन अर्जुन का जवाब ये था, अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि मैं ऑप्स कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा नहीं दे पाऊंगा। भीड़ हैरान रह गई। क्या? सबसे पहले जो चीज़ प्रभावित हुई है वह मेरा शरीर है, मेरा दिमाग नहीं। जिस चीज़ ने इस कॉर्पोरेशन को चलाया है वह भी यही दिमाग है। साथ ही मेरी जल्द ही एक और सर्जरी होगी और सर्जरी के बाद मैं अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को हिला पाऊंगा। भविष्य में मुझे शायद सिर्फ पैरों में दिक्कत होगी क्योंकि मैं उन्हें हिला नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऑप्स कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टर के तौर पर मुझे फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलना होगा? अगर ऐसा है, अर्जुन ने उन लोगों को देखा जो ध्रुव के साथ थे, उनमें से ज़्यादातर शर्मिंदा दिख रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, अगर आपको सच में मुझसे खेल खेलने की ज़रूरत है तो मैं शायद आप में से ज़्यादातर लोगों से बेहतर होऊंगा जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हैं। पूरी भीड़ खामोश रही। तुम बॉस हो, तुम जो चाहो कह सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारी बेइज्जती क्यों करनी है? जहां तक पिछले 3 महीनों से मेरी गैरमौजूदगी की बात है, अर्जुन ने शेयर होल्डर्स को घूरा और कैजुअली उन्हें बताया कि पिछले कुछ सालों में उनमें से हर एक ने कितनी छुट्टियां ली हैं। जब बाकी लोग हैरान रह गए तो उसने आगे कहा, कॉर्पोरेशन में एक नियम है कि सीनियर पद पर बैठे लोगों के लिए हम वीकेंड या छुट्टियों में दूसरे कर्मचारियों की तरह छुट्टियां नहीं ले सकते, लेकिन हम आप में से हर एक को हर साल 3 महीने की छुट्टी लेने की इजाजत देंगे। पिछले कुछ सालों में मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग छुट्टियों पर गए हैं, लेकिन क्या मैंने कोई छुट्टी ली है? अब जब मैं एक एक्सीडेंट की वजह से बुरी तरह घायल हो गया हूं और सिर्फ 3 महीने की छोटी छुट्टी ली है तो आप इसे मुझे डायरेक्टर के पद से हटाने का कारण बना रहे हैं। कमरे में मौजूद हर कोई चुप था। अगर ऐसा है तो आप सभी अभी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। श्रेया सबसे पहले अर्जुन के साथ खड़ी हुई। हमें इंसान होने के नाते जो हमारे पास है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। हमें हमेशा ज़्यादा पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी अगर हमारी नज़र दूसरों की चीज़ों पर होती है तो हम सब कुछ खो सकते हैं। श्रेया, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं ये सब सिर्फ कॉर्पोरेशन के लिए कर रहा हूँ। ध्रुव की बात सुनकर श्रेया को हंसी आ गई। अगर तुम सच में चाहते हो कि कॉर्पोरेशन अच्छे से चलता रहे तो तुम्हें अर्जुन को डायरेक्टर बने रहने देना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उससे ज़्यादा स्मार्ट हो? जैसा कि अर्जुन ने अभी कहा, वह सिर्फ शारीरिक रूप से पैरालाइज्ड है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी ठीक काम कर रहा है। जब तक उसका दिमाग काम कर रहा है वह कॉर्पोरेशन को लीड कर पाएगा। नहीं तो मैं शारीरिक रूप से उसकी मदद कर सकती हूँ। हो सकता है मेरे पास उतना दिमाग न हो, लेकिन मैं अपनी शारीरिक मेहनत से उसकी मदद कर सकती हूँ। श्रेया मास्टर कपूर को खुश करने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। मास्टर कपूर, जो शुरू से चुप थे, आखिरकार बोले और अपनी राय दी। उसकी बहन होने के नाते ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस तरह सोच सकती हो। ध्रुव गुस्से से जल रहा था। उसे लगा कि श्रेया ने उसे एक बार फिर धोखा दिया है। उसने ताना मारा और कहा, दादाजी, अगर ऑप्स कॉर्पोरेट्स पुराने जमाने में एक राज्य होता तो आपके पोते पोतियां वे राजकुमार होते जो सिंहासन के लिए लड़ रहे होते, जिसे युवराज घोषित किया गया है। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन आपका दिल से ख्याल रखेगा? मैं बस अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूँ, उन लोगों की तरह नहीं जो चुपके से सबको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। श्रेया, जो ध्रुव की चुनौती से नहीं डरी, उसने कहा, मैं अपने सारे शेयर अर्जुन को ट्रांसफर कर सकती हूँ। क्या तुम कर सकते हो? ध्रुव ने उसे घूरा और ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, करो। जब तुम इतनी दरियादिल हो रही हो तो आज यहीं सबके सामने उसे क्यों नहीं दे देती? वह जानती थी कि ध्रुव आज उसे चुनौती देगा। श्रेया को इस बात पर गुस्सा भी नहीं आया। उसने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला और ध्रुव की तरफ फेंक दिया। ये ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए जब से उसका एक्सीडेंट हुआ मैंने अपने वकीलों से अपने सारे शेयर अर्जुन के नाम ट्रांसफर करवा दिए। बस मुझे इसे कहने का सही समय नहीं मिला। इस बार सिर्फ ध्रुव ही नहीं, कमरे में मौजूद हर कोई, मास्टर कपूर समेत, हैरान रह गया। श्रेया के पास ऑप्स कॉर्पोरेट्स के 10% शेयर थे, लेकिन उसने ये सब अर्जुन को ट्रांसफर करने का फैसला किया। श्रेया ने ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुमने ही तो कहा था कि मैं चुपके से सबको बर्बाद करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत बुरी हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं दिखाते कि तुम भी ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तक तुम अपने सारे शेयर अर्जुन को ट्रांसफर करने और कोई डिविडेंड न लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते, दादाजी तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट देने के बारे में सोचेंगे। कैसा रहेगा? सच तो ये था कि मास्टर कपूर को पहले ही श्रेया और ध्रुव दोनों को 10% शेयर देने का पछतावा हो रहा था, क्योंकि लालच हर इंसान में होता है। श्रेया के सवाल पूछने पर मास्टर कपूर ने अपने आखिरी शब्द कहे, मैंने अपने हाथों से ऑप्स कॉर्पोरेट्स बनाया है और अर्जुन ही वह है जिसे मैंने अपना वारिस चुना है। अगर कभी ऐसा समय आया जब अर्जुन ऑप्स कॉर्पोरेट्स का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा तो मैं विदेश से किसी और को कॉर्पोरेशन संभालने के लिए हायर करूंगा। सर, बड़े भाई। कमरे में मौजूद सभी लोग मास्टर कपूर को हैरानी से देखने लगे। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि दोनों ही उनके पोते हैं और ध्रुव भी बुरा नहीं है। ऐसा क्यों था कि मास्टर कपूर ध्रुव को अगला डायरेक्टर बनाने के बजाय किसी और को हायर करना चाहते थे? तो आप में से जो लोग हमारी पीठ पीछे साजिशें रच रहे हैं, उनसे मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, बेहतर होगा कि आप रुक जाएं। ऑप्स कॉर्पोरेट्स सिर्फ अर्जुन का होगा। मास्टर कपूर किसी खास को नहीं देख रहे थे, लेकिन ध्रुव जानता था कि मास्टर कपूर उसे चेतावनी दे रहे थे। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। उसके अंदर की शर्मिंदगी और गुस्सा फूटने वाला था। यह उसके दादाजी थे। वह उनका सम्मान करता था और उनके निर्देशों का पालन कर रहा था। ध्रुव उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था जो उन्होंने बताई थी, लेकिन उसके दादाजी अभी भी उसके साथ बिना किसी प्यार के पेश आ रहे थे।
जिस तरह से उसके दादाजी उसे देख रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपने पोते को देख रहे हैं। वह उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई जूनियर हो, और आज मास्टर कपूर की आंखों में नफरत की झलक भी थी। ध्रुव आज्ञाकारी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही अपने मन में एक प्लान बना रहा था। आज जिस व्यक्ति ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह श्रेया थी। जैसा कि ध्रुव ने कहा था, सभी राजकुमार सिंहासन के लिए क्राउन प्रिंस से लड़ने के लिए पैदा होते हैं। भले ही वे शांत दिखते हों और ऊपर से दिलचस्पी न दिखाते हों, लेकिन असल में वे अंदर से बुरे दिल के लोग होते हैं। इसलिए उनमें से ज्यादातर ने सोचा था कि शायद श्रेया ही फाइनल बॉस है। उनमें से कुछ ने तो अर्जुन के एक्सीडेंट को श्रेया से भी जोड़ा था। हालांकि जब श्रेया ने वह डॉक्यूमेंट दिखाया जो बहुत पहले वेरीफाई हो चुका था, जिसमें लिखा था कि उसने अपने शेयर पहले ही अर्जुन को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उस पर से सभी का शक पूरी तरह से खत्म हो गया। अर्जुन का एक्सीडेंट पक्का एक सोची समझी साजिश थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन ऑप्स कॉर्पोरेट्स का डायरेक्टर था और उसके पास सबसे ज्यादा शेयर भी थे। दोषी सिर्फ ध्रुव या श्रेया ही हो सकते थे। जहां तक योगेश कपूर की बात है, वह एक साथ ही हो सकता है क्योंकि उसके पास कुल 5% ही थे। आज श्रेया ने अपने 10% शेयर अर्जुन को दिए थे और उसके पास जो 35% पहले से थे, उन्हें मिलाकर अब उसके पास कुल 45% शेयर हो गए थे। ये बोर्ड के चेयरमैन से भी ज्यादा था, जिनके पास सिर्फ 36% थे। मास्टर कपूर ने आखिर में यह भी कहा था कि अर्जुन चेयरमैन बनेगा जबकि वह डायरेक्टर बना रहेगा, लेकिन अर्जुन ने उनके सुझाव को मना कर दिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर मास्टर कपूर समझ गए कि अर्जुन वापस आ गया है। अंदर ही अंदर उन्होंने इसे अपने द्वारा किया गया एक अच्छा काम माना। बहू जो उनकी किस्मत बदलने के लिए यहाँ आई थी, उनका लकी स्टार जिया को तो पता भी नहीं था कि ऑप्स कॉर्पोरेट्स में क्या हुआ। इस समय वह राहुल के साथ स्टूडियो में थी और अपने नए ड्रामा के लिए कपल फोटोशूट करवा रही थी। कियारा जो उन दोनों की असली मां थी, शूट के लिए जरूर मौजूद होगी। प्लानर ने शूट के लिए बनाया गया प्लान निकाला। इस शूट के लिए कुल 3 सेट कपड़े थे। पहला राहुल के लिए आर्मी सूट था, जबकि जिया एक स्टाइलिश काले ट्रेंच कोट में होगी, और क्योंकि वे दोनों विरोधी पार्टी होंगे इसलिए ये दर्शकों के लिए एक विजुअल सरप्राइज होगा। दूसरा एक फॉर्मल सूट और नाइट गाउन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सीन ऐसे थे जहां वे बैंक्वेट में शामिल होंगे और इसलिए ये सेट जरूरी था। आखिरी सेट के लिए यह एक कैजुअल ड्रेस थी जो उनके किरदारों से दर्शकों को मिलने वाली गर्मजोशी वाली भावना से मेल खाती थी। जिया और राहुल के मैनेजर दोनों ने इसे देखने के बाद उन्हें दे दिया। वे दोनों अपने कपड़ों को लेकर ज्यादा चूजी नहीं थे क्योंकि वे दोनों परफेक्ट लग रहे थे। फोटोग्राफर ने इससे पहले राहुल के साथ काम किया था और शुरुआत में उसे अभी भी चिंता थी कि यह नई एक्ट्रेस ग्लैमरस राहुल के सामने फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिया से मिलने के बाद फोटोग्राफर की आंखें चमक उठीं। जब से उसने पहली बार जिया को देखा था, उसकी आंखें जिया से हटी ही नहीं थीं। अरे अरे, कियारा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह आगे बढ़ी और फोटोग्राफर के सामने हाथ हिलाए। जब फोटोग्राफर होश में आया तो उसने कहा, क्या देख रहे हो? तुम पहले से ही 50 साल के आदमी हो। क्या तुम उस छोटी लड़की को एक परवर्ट की तरह घूरना बंद कर सकते हो? फोटोग्राफर अजीब तरह से हंसा और तारीफ करते हुए बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस जिया बहुत खूबसूरत दिखती हैं। ऐसी खूबसूरती के साथ वह निश्चित रूप से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हिट होंगी। जब कियारा ने उसकी बात सुनी तो उसने गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं पता कि कौन? अगर राहुल की घूरती हुई नजर महसूस नहीं होती तो वह लगभग कह ही देती कि जिया उसकी बेटी है। कियारा ने अपना मुंह बंद किया और चुप हो गई। उसने इस सब के लिए शर्मा परिवार को दोषी ठहराया। फोटोग्राफर को समझ नहीं आया कि और क्या कहे, इसलिए उसने पूछा, अरे यंग लेडी, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं सिर्फ 32 साल का हूँ, तुमने क्यों कहा कि मैं 50 साल का आदमी हूँ? कियारा हैरान रह गई। हे भगवान, तुमने जिंदगी में क्या क्या झेला है? जिंदगी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम इतने थके हुए और बूढ़े दिखते हो? फोटोग्राफर अब सच में कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिया अभी भी राहुल के साथ प्रपोजल देख रही थी, लेकिन कियारा की बात सुनकर उसे भी हंसी आ गई। मुझे नहीं लगता कि कपड़ों में कुछ गलत है, लेकिन हमें प्रपोजल बदलना होगा। राहुल अचानक बोला, आप कौन सा बदलना चाहेंगे? आखिरकार वह एक अवार्ड जीतने वाला एक्टर था और पहले से ही टॉप पर था। भले ही वह सिर्फ एक एक्टर था, यहाँ सभी को उसे खुश करना पड़ता। हमें उन सभी सीन को कैंसिल करना होगा जिनमें हमें एक दूसरे को किस करना या फ्लर्ट करना है। यह उसकी छोटी बहन थी, उसकी सगी बहन, जिसके माता पिता भी वही थे। मेन प्लानर जोर से बोली। वह पूछना चाहती थी कि क्यों, लेकिन क्योंकि राहुल ने पहले ही कह दिया था, इसका मतलब ये होगा कि वह ऐसे कोई शूट नहीं करना चाहता जहां वे एक दूसरे के ज्यादा करीब हों। लेकिन वे एक कपल हैं। अगर वे कपल वाली बेसिक चीजें नहीं करेंगे तो वे आज क्या शूट करेंगे? राहुल ने मेन प्लानर के चेहरे पर चिंता और असंतोष देखा, इसलिए उसने कहा, कपल शूटिंग जैसा दिखाने के लिए गले लगने और किस करने की जरूरत नहीं है। उसके बगल में बैठी जिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। वह ऐसी थी जिसे ओसीडी था और वह लाखों रुपए मिलने पर भी किसी दूसरे आदमी को किस करने के लिए कभी राजी नहीं होती। साथ ही यह आदमी इस शरीर की पिछली मालिक का सगा भाई था। ये देखकर कि जिया भी उन शूट्स को न करने के लिए राजी हो गई थी, मेन प्लानर के पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है, तो हम ऐसी कोई चीज कैसे शूट कर पाएंगे? चलो पहले कपड़े बदलते हैं, मैं मदद करूंगा। मेन प्लानर चुप रह गया। जल्द ही उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल आउटफिट पहना। राहुल एक सैनिक था और जिया एक इंटरनेशनल माफिया ग्रुप की बॉस थी। एक नेक और बहादुर था जबकि दूसरी चालाक और रहस्यमयी थी। वह मर्दाना और हैंडसम था जबकि दूसरी बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। भीड़ ने राहुल को कभी आर्मी यूनिफॉर्म में नहीं देखा था। तभी उन्होंने देखा कि 188 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी अच्छे से प्रेस की हुई यूनिफॉर्म पहनकर कमरे से बाहर निकला और एक हाथ में अपनी मिलिट्री कैप पकड़े हुए था। उसका हैंडसम, बहादुर स्वभाव और तेज चेहरे के फीचर्स ने एक परफेक्ट इमेज बनाई। कियारा पहली थी जिसने जोर से चिल्लाया, हे भगवान, उसे कभी नहीं पता था कि उसका बेटा इतना हैंडसम हो सकता है। खैर, ये तो बुरा हुआ, उससे इस लड़के को उसके दादा के पास भेज देना चाहिए था। हालांकि जब सबने मुड़कर अपनी छोटी लड़की को कमरे से बाहर आते देखा तो सब चुप हो गए और उनके जबड़े नीचे गिर गए। जिया ने काले कपड़े पहने थे और उसका ट्रेंच कोट भी काला था। उसके चेस्टनट ब्राउन बालों के अलावा उस पर कोई और रंग नहीं दिख रहा था, लेकिन वह अंधेरे में सबसे खूबसूरत फूल की तरह खिली हुई थी।
यहाँ तक कि जब वह पूरी तरह से अंधेरे में छिपी हुई थी तब भी वही अकेली थी जो चमक रही थी। बिल्कुल, वह बिल्कुल रेड स्पाइडर लिली की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं पर पाई जाती है। वह बहुत खूबसूरत और शानदार थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी उदासी भी थी। इस स्वभाव ने न सिर्फ कमरे में मौजूद लोगों को चौंका दिया, बल्कि राहुल और कियारा भी हैरान रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जिया के अतीत के बारे में पूरी तरह से पता लगाया था। वह बस एक गरीब छोटी लड़की थी जिसके लिए परिवार हमेशा सबसे पहले आता था। अगर परिवार चाहता तो वह अपनी छोटी बहन के लिए सब कुछ छोड़ देती। ये पहले से ही एक अच्छी बात थी कि वह इतनी प्यारी छोटी लड़की के रूप में बड़ी हुई, लेकिन कपड़े बदलने के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। कियारा ने बस यह मान लिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जीन बहुत ज़्यादा हावी थे। आखिरकार वह उसकी बायोलॉजिकल बेटी थी। इस आउटफिट के साथ ज़्यादातर सीन काफ़ी टकराव वाले थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन जिया के स्वभाव पर राहुल का कोई असर नहीं पड़ा, जिसने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इसके बजाय राहुल के प्रभाव से वह एक माफिया गैंग के मुखिया की फीलिंग को और बेहतर तरीके से दिखा पाए। असल में उन्होंने इस आउटफिट के साथ एक किस सीन प्लान किया था और मेन प्लानर इस बात से बहुत नाखुश था कि इसे हटा दिया गया। हालांकि ये देखकर कि वे अपने रोल के लिए एकदम परफेक्ट लग रहे थे, उसे लगा कि ये तस्वीरें पहले से प्लान की गई तस्वीरों से भी ज़्यादा आकर्षक होंगी। शो में मेन लीड ची यांग और नाम गोंग नुआनवान रास्ते में पार्टनर थे। मेन फीमेल लीड के दोबारा जन्म लेने से पहले मेल लीड ने उससे बचाने के लिए दर्दनाक मौत मर गया था। इसलिए राहुल ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने कैरेक्टर का एक शूट करना चाहिए, उनकी मौत से पहले और बाद में। पहले सेशन के आखिर में मेन प्लानर ने उस स्क्रीन को घूरा जिस पर राहुल की खून से लथपथ एक फोटो दिख रही थी। उसने खुद को संभाला हुआ था और जिया को बचा रहा था जो उसके नीचे थी। उसकी आंखें जिया पर टिकी हुई थीं जिसकी आंखों में आंसू भरे थे। ऑडियंस की तो बात ही छोड़ो, वह इन तस्वीरों को देखकर पहले ही रोने वाला था। और ये कच्ची तस्वीरें थीं। उसके बाद शूट आसानी से हुए क्योंकि मेन प्लानर और फोटोग्राफर आखिरकार उस भावना को समझ गए जो राहुल ने शूट से पहले बताई थी। राहुल की आंखें हमेशा प्यार से भरी रहती थीं जब वह जिया को देखता था, और यह उस तरह का प्यार था जो उसकी हर हरकत में दिखता था। शुरू में मेन प्लानर को लगा कि राहुल को जिया के साथ ऑन स्क्रीन कपल बनने का आइडिया पसंद नहीं आया। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी आंखों की एक नज़र और उनके बीच एक छोटी सी हरकत से वे ऐसे कपल लग रहे थे जो सालों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राहुल को किसी भी दूसरे आर्टिस्ट के साथ ऐसी भावनाएं कभी नहीं हुई, और जब वह करिश्मा के साथ था तब भी ऐसा नहीं था। उसके बाद उन दोनों ने अपने फॉर्मल कपड़ों में अपनी खूबसूरती से मेन प्लानर का दिल जीत लिया। आखिरी सेट कैजुअल कपड़ों का था। राहुल ने ढीले स्वेट पैंट पहने थे और उसके साथ एक सिंपल गोल गले का स्वेटर पहना था। उसका पूरा आउटफिट ग्रे रंग का था और सोने के फ्रेम वाले चश्मे के साथ ये पूरी तरह से उस एलिगेंट आभा को सामने ला रहा था जो उसमें पहले से ही थी। उसकी खूबसूरती दुनिया में किसी भी चीज़ से बेजोड़ थी। जिया की बात करें तो उसने पेंसिल लाइन जीन्स पहनी थी और उसके साथ एक सादी सफ़ेद हुडी पहनी थी। उसके बाल एक प्यारे से ऊंचे बन में बंधे थे और उसने राहुल जैसा ही चश्मा पहना था। चश्मा हेक्सागोन शेप का था और साइड में 2 एक्स्ट्रा एक्सेसरीज थीं। वह थोड़ी शरारत के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। ये पहले 2 लुक से बिल्कुल अलग था जो बहुत आकर्षक थे कि अब उनके जबड़े नीचे गिर गए थे। तीनों सेट में से हर कोई अपने अपने तरीके से आकर्षक लग रहा था, लेकिन कियारा को यह वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्या वह प्यारी नहीं है? इस आउटफिट में वे बहुत आरामदायक और प्यार से भरे हुए लग रहे थे। राहुल बहुत सुंदर और शांत था, बिल्कुल जैड के एक टुकड़े की तरह जिसने आसमान और ज़मीन का सार सोख लिया हो। वह एक साधारण शानदार आभा से घिरा हुआ था, जबकि जिया एक शरारती छोटे खरगोश की तरह थी जो हमेशा राहुल को परेशान करती रहती थी। राहुल एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन वह उसे परेशान करने की कोशिश करती रहती थी। वह या तो उसके ठीक सामने बैठ जाती, मुस्कुराते हुए सीधे उसके चेहरे को देखती, या वह ये देखने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाती कि वह क्या पढ़ रहा है। उसके बालों का फूला हुआ जूड़ा राहुल के चेहरे से टकराता और उसकी पूरी नज़र रोक देता। कई बार तो वह राहुल की गोद में लेट जाती और ऊपर उसकी तरफ देखती, या तो किताब को या उसके हाथों को। राहुल शांति से अपनी किताब भी नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वह लाचार महसूस कर रहा था और जिस औरत से वह प्यार करता था उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर में जब फोटोग्राफर ने उनके बीच गर्मजोशी भरा और प्यारा रिश्ता देखा तो वह खुशी से चिल्ला उठा। ये दिल को छू लेने वाला माहौल तब तक बना रहा जब तक राजीव सेट पर नहीं आ गया। पिछले कुछ दिनों से राजीव के कोई सीन नहीं थे, इसलिए वह दूसरे शूट के लिए गया था, एक वैरायटी शो जिसका नाम था आई एम ए स्पोर्ट्समैन। ये वैरायटी शो आजकल के सबसे पॉपुलर शो में से एक था और राजीव इस शो के होस्ट में से एक था। राजीव ने शो को पहचान दिलाने में मदद की और उसने इस वैरायटी शो से और भी ज़्यादा फैंस बनाए। द किंग्स पैलेस वह शो था जिसने राजीव को पॉपुलैरिटी दिलाई, इसलिए जब मेन प्लानर ने बढ़ते हुए आइडल को सेट पर आते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। राजीव यहाँ है। राहुल और जिया दोनों इस खबर से हैरान थे। आखिरकार उन्हें राजीव के साथ शूट के बारे में बताया नहीं गया था। यह क्या है? राहुल ने मेन प्लानर की तरफ देखा और ठंडे लहजे में पूछा। क्योंकि वह जिया का बड़ा भाई था, इसलिए उसे जिया और राजीव के बीच हुई बातों के बारे में पता था। अगर राजीव नहीं होता तो उसकी भोली भाली छोटी बहन ने खुद को कुर्बान नहीं किया होता और डूबते हुए फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए एक अपाहिज आदमी से शादी नहीं की होती। इस कमीने ने न सिर्फ ये प्लान सुझाया, बल्कि उसने उसके बचे हुए 50 मिलियन भी छीन लिए। उसे इस तरह से कमीना कहना भी इस शब्द की बेइज्जती थी, वह जानवर से भी बदतर था। ये लोग दुनिया की सबसे गंदी चीज़ें थे और धरती पर हर किसी को इनसे नफरत करनी चाहिए। राजीव स्टेज पर आया और फोटोग्राफर को नमस्ते किया। फिर वह राहुल की तरफ मुड़ा और माफ़ी मांगी। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे आज सुबह लेमन टीवी को एक डेमो भेजना था, इसलिए मुझे आज देर हो गई। मुख्य प्लानर को साफ तौर पर पैसे दिए गए थे क्योंकि वह राजीव के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा था और उसने राजीव से कहा कि वह समझता है कि राजीव को देर क्यों हुई। फिर वह राहुल की तरफ मुड़ा और समझाया, राहुल, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सुना है कि शो में 2 मेल लीड हैं और दूसरा मेल लीड फीमेल लीड का बचपन का दोस्त है जो ... उद्धरण चिन्ह। इसलिए हमने राजीव को भी फोटोशूट के लिए बुलाया था। शुरू में हमने पहले ही समय तय कर लिया था, लेकिन क्योंकि राजीव ने पहले ही वैरायटी शो के लिए कमिटमेंट कर दिया था, इसलिए उन्हें हमारे साथ जुड़ने से पहले वहाँ जाना पड़ा।
किसी भी असुविधा के लिए मुझे बहुत अफसोस है। हालांकि यह मूवीज मैगजीन का मुख्य प्लान था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि राहुल असल में बिग पिक्चर का चेयरमैन है और राहुल ने हमेशा इस बारे में लो प्रोफाइल रखा था। इसलिए झोंकजे से पैसे मिलने के बाद उसने बिग पिक्चर या झोंकबो में किसी को भी बिना बताए तुरंत राजीव को शूट में शामिल कर लिया। राहुल मुड़ने ही वाला था कि फोटोग्राफर और मुख्य प्लानर दोनों डर गए। उन्होंने अभी तक आखिरी सेट पूरा नहीं किया था। अगर राहुल और जिया दोनों इस वजह से शूट पूरा करने से मना कर देते तो उनका चीफ एडिटर उसे मार डालता। उसकी बेसिक सैलरी तो छोड़ो, वह सब कुछ खो देता। हालांकि जब राहुल जाने वाला था तो जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पकड़ा उसका हाथ। ये पहली बार था जब उसकी छोटी बहन ने उसका हाथ पकड़ा था। सारा गुस्सा और नाराजगी तुरंत गायब हो गई। राहुल को लगा कि वह कोहरे से घिरा हुआ है और उसे ऐसा लगा जैसे वह अगले ही पल भगवान बन जाएगा। यह क्या बड़े भाई होने का एहसास ऐसा ही होता है। उसकी छोटी बहन कितनी प्यारी है। राजीव ने भी लगभग तुरंत ही देख लिया कि जिया ने क्या किया और उसने अपनी आंखें छोटी कर लीं। वह अपने अंदर गुस्सा महसूस कर सकता था। वह क्या कर रही है? उसने अभी तक उससे ब्रेकअप करने के लिए हाँ नहीं कहा है, लेकिन आसपास दूसरे लोग थे, इसलिए उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह पहले से ही यहाँ है तो उसे रहने दो। फिर जब राजीव उनकी तरफ नहीं देख रहा था तो जिया ने चुपके से राहुल को आंख मारी। राहुल तुरंत समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। यह उसकी छोटी बहन के साथ एक फोटोशूट था। उसके जैसा कमीना उनके पल को क्यों खराब करे। अपनी छोटी बहन के साथ उसकी केमिस्ट्री के बारे में तो भूल ही जाओ। अगर उस कमीने में सच में हिम्मत थी कि वह उनके बीच आए तो उसके पास ऐसे तरीके थे जिससे राजीव को आज यहाँ आने पर पछतावा होता। जब राजीव ने देखा कि राहुल जिया की बात से सहमत है तो वह जिया की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता, स्नेह और दुख का भाव था। यही वह चीज थी जिसने जिया को आकर्षित किया। उसे हमेशा लगता था कि उसकी आंखों में एक जानलेवा उदास स्वभाव है। ये वही स्वभाव था जिसने उसे द किंग पैलेस में रोल दिलवाया, जिससे उसे आज ये लोकप्रियता मिली। जिया, मैं अब कपड़े बदलने जा रहा हूँ, राजीव ने जिया से कहा और वह अपने असिस्टेंट के साथ ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। जिया, उसकी असिस्टेंट जो ठीक उसके बगल में थी, हैरान रह गई। वह भी एक बारली थी राजीव की फैन। पहले जब उनमें से किसी ने कहा था कि जिया सिर्फ राजीव का इस्तेमाल फेम पाने के लिए कर रही है तो वह सिर्फ जिया को परेशान करने के लिए सेट पर गई थी। उनमें से बहुत से लोगों ने जानबूझकर जिया के वीवो पर उसे गालियां दी थीं और उस पर चिल्लाए थे। लेकिन इस समय राजीव का लहजा सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि अफवाहें सच थीं। लेकिन अगर वे सच में कपल थे तो उसने जिया के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। असिस्टेंट कई कलाकारों के संपर्क में रही थी और जिस तरह से वह बात कर रहा था और जिस तरह से वह जिन किन को देख रहा था उससे उसे एहसास हुआ कि उसका आइडल एक घटिया इंसान है। उससे तुरंत घिन आ गई। जिया, लगभग दोपहर हो गई है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरा असिस्टेंट हमारे लिए यू शानजाई से कुछ स्नैक्स लाया है। मैंने सुना है कि वे बहुत अच्छे केक बनाते हैं। मैंने उनसे एक एक लाने को कहा है। आओ और ट्राई करो। कियारा हमेशा से बहुत दरिया दिल थी। वह आमतौर पर बहुत ज्यादा सामान खरीदती थी और इस समय 10 लोग कैजुअल कपड़ों में थे जिन्हें वह अपने रिश्तेदार बता रही थी और उनके हाथों में केक और पेस्ट्री के डिब्बे थे। वे बस कुछ ही लेते थे और बाकी सेट पर दूसरों के लिए छोड़ देते थे। सेट पर सभी को केक बहुत पसंद आए और वे पेस्ट्री की तारीफ कर रहे थे। आखिरकार वे ऐसी जगह से लाए गए थे जहां सिर्फ वीआईपीएस को ही अंदर जाने की इजाजत थी। वीआईपी बनने के लिए आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती थी जिसकी कीमत 1 लाख थी और पेस्ट्री के लिए एक अलग फीस देनी पड़ती थी। मुख्य प्लानर को छोड़कर जिसने इसे 2 बार चखा था, बाकी किसी ने भी इसे पहले कभी नहीं चखा था। जब सब मजे कर रहे थे तो जिया की असिस्टेंट ही अकेली थी जिसे पेस्ट्री हजम नहीं हो रही थी। शुरू में लक्षिता ये बात मान नहीं पा रही थी कि एक आर्टिस्ट होने के नाते ऑनलाइन ड्रामा होने पर उसने अपने मैनेजर को क्यों नहीं ढूंढा, लेकिन उस घटना के बाद उसे पता चला कि जिया असल में उसकी बॉस थी। तब से वह सिर्फ एक अच्छी एम्प्लॉय बनना चाहती थी, लेकिन वह इसमें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह अपनी बॉस को अपने पति को धोखा देते हुए नहीं देख सकती थी। दिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल तुम्हारे साथ थोड़ा अलग तरह से पेश आ रहा है? लक्षिता ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी छोटी आंखें ध्यान से राहुल को देख रही थीं जो लगातार अपनी छोटी बहन को देख रहा था। जिया हंसे बिना नहीं रह सकी। तुमने भी यह नोटिस किया? लक्षिता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने कियारा और राहुल को देखा जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे ध्यान दे रहे हों। वे खा रहे थे लेकिन असल में उनकी बातें सुन रहे थे। उसने आगे कहा, तुम्हें इसके बारे में पता था और तुम फिर भी उन्हें ऐसा करने दे रही हो। अगर चेयरमैन को इसके बारे में पता चला तो वह नाराज होंगे। हो सकता है कि वह घर पर पैरालाइज्ड हो, लेकिन वह तुम्हारे साथ अभी भी बहुत अच्छे हैं। उसे इस बारे में पर्सनली पता था। जिस पल उसे अपने बड़े फिल्म स्टॉर्स को छोड़ने के लिए कहा गया था कि जिया की मदद की जा सके जो अभी नहीं थी, से लेकर कैसे निहारिका को झोंकबो के डिप्टी डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया और अब वह ध्रुव की असिस्टेंट थी, कोई भी देख सकता था कि जिया अर्जुन के लिए सच में बहुत जरूरी थी। इसकी चिंता मत करो, राहुल को मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं बता सकती हूँ। जिया ने लक्षिता को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम उसकी आंखों से नहीं देख सकती? लक्षिता चुप हो गई। सच कहूँ तो मैं लोगों की आंखों से उन्हें पढ़ने में माहिर हूँ। राहुल बिग पिक्चर का मेन आर्टिस्ट है और उसने इससे पहले मेरे आर्टिस्ट से कई रिसोर्स छीन लिए हैं। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह एक एलिगेंट जेंटलमैन जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वह बस एक बुरे दिल वाला क्रूर आदमी है। वह सूरज की तरह सबके साथ अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके जैसे लोगों के करीब जाना सबसे मुश्किल काम है। वह किसी के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आएगा। लक्षिता ने एक बार फिर राहुल को देखा जिसने अभी भी उसे नोटिस नहीं किया था और धीरे से कहा, करिश्मा को देखो। वह पिछले कुछ सालों से अकेली ऐसी है जिसे उसने पहचाना है, लेकिन जैसा कि तुमने सेट पर देखा होगा उसे उसकी परवाह नहीं है। ओह, जिया ने एक सिंपल जवाब दिया। केक सच में बहुत स्वादिष्ट थे और उसने कम समय में ही 3 केक खत्म कर दिए थे। ओह, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लक्षिता कंफ्यूज्ड थी। क्या इस लड़की ने सुना कि वह क्या कह रही थी? अचानक लक्षिता के मुंह में केक का एक टुकड़ा ठूंस दिया गया। जब तुमने दूसरों से तोहफा ले ही लिया है तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। थोड़ा केक खाओ और सब ठीक हो जाएगा।
लक्षिता खो गई थी। हा। कियारा खुद पर हंसे बिना नहीं रह सकी। उसकी छोटी बच्ची बहुत प्यारी है। जब राजीव ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो मेन प्लानर जो पेस्ट्री का मजा ले रहा था उसने उसे भी उनके साथ शामिल होने के लिए बुलाया। राजीव ऐसा इंसान नहीं था जिसे मीठा पसंद हो और वह हमेशा खाने पीने के मामले में बहुत अनुशासित रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि ये यूशा नज़ाई के हैं तो उसे भी दिलचस्पी हुई। राजीव ने मेन प्लानर को धन्यवाद दिया और जिया के सामने एक सीट ढूंढ ली। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, यह जगह बहुत अच्छी सुविधाओं को महत्व देती है। आपके पास तो यूशा नज़ाई के केक भी हैं। ये कहकर उसने केक और पेस्ट्री की लाइन देखी और पूछा, जिया तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? जिया, तुम उसे इस तरह से बुलाने वाले कौन होते हो? उसका नाम जिया है, कृपया उसे इज्जत से बुलाओ। जो लोग तुम्हें जानते हैं वे सोचेंगे कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि तुम जिया के करीब हो। फिर वे उसे परेशान करेंगे और कहेंगे कि जिया तुम्हारे करीब होकर मशहूर होने की कोशिश कर रही है। राजीव के हाथ रुक गए और वह मुड़ा और कियारा को देखा। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, कियारा एक बार फिर बोल पड़ी, और हाँ, मैंने ये पेस्ट्री सेट पर सभी के लिए खरीदी है, लेकिन इसमें तुम शामिल नहीं हो। अगर तुम चाहते हो तो तुम खुद खरीद सकते हो। दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करना बंद करो। राजीव के पास कोई जवाब नहीं था। जब लक्षिता ने देखा कि कियारा राजीव पर कैसे बरस रही है तो कियारा के बारे में उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया और उसे वह पसंद आने लगी। तुम कौन हो? राजीव को याद नहीं था कि जिया की टीम में इस औरत जैसा कोई था। मेन प्लानर, जो उसके बगल में था, अजीब स्थिति में पड़ गया। उसी ने राजीव को बुलाया था और राजीव के असिस्टेंट ने पहले ही पेस्ट्री खाना शुरू कर दिया था। इसलिए मेन प्लानर ने जल्दी से कहा, ये सिस्टर कियारा है, राहुल की नई पर्सनल असिस्टेंट। हो सकता है कि उसे ज्यादा कुछ पता ना हो, लेकिन जिस तरह से सिस्टर कियारा अपनी मर्जी से बर्ताव कर रही थी और राहुल ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, इससे ये पता चला कि सिस्टर कियारा ऐसी थी जिससे वे पंगा नहीं ले सकते थे। राजीव ने साफ देखा कि राहुल के मन में जिया के लिए क्या भावनाएं थीं। जाहिर है, ये औरत राहुल के लिए उसे निशाना बना रही थी। उसका स्टेटस राहुल जितना ऊंचा नहीं था। वह इस औरत पर बहुत गुस्सा हो सकता था, लेकिन ऊपर से वह फिर भी बिना किसी भावना के रहा, जिससे बाकी सबको ये मैसेज मिले कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जिया की तरफ बढ़ा, जो खुशी खुशी अपना केक खा रही थी और अपनी आंखों के सामने हो रहे सीन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। फिर उसे हल्का सा उकसाते हुए उसने धीरे से कहा, जिया, क्यों ना हम इसके बाद साथ में लंच करें? जिया राजीव की बेशर्मी से पूरी तरह हैरान रह गई। ये देखकर कि उसमें अभी भी उसके सामने आने की हिम्मत थी, जिया को लगभग गुस्सा आ गया और वह इस ग्रीन टी बिच को फाड़ देना चाहती थी। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग थे, क्या उसे सबके सामने उसकी बेइज्जती करनी चाहिए या बस उसे शारीरिक रूप से पीट देना चाहिए? दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगता है। उसे विश्वास था कि उसकी असली माँ और भाई उसे उस गड़बड़ को ठीक करने में मदद करेंगे जो उसने की थी। जब राहुल ने देखा कि उसकी छोटी बहन मौके पर ही हैरान रह गई है तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने लगभग राजीव के चेहरे पर मुक्का मार दिया। वह चाहता था उन आंखों को निकाल देना जो उसकी बहन को देख रही थी और फिर उन्हें कुचल देना। जैसे ही जिया राजीव को अपनी मर्जी से पीटने वाली थी, राहुल खड़ा हुआ और जिया के ठीक सामने आ गया। राजीव को अपने ऊपर एक परछाई महसूस हुई और उसके बाद बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। राजीव लगभग 175 सेंटीमीटर का था जबकि राहुल लगभग 188 सेंटीमीटर का था। उन दोनों के बीच 13 सेंटीमीटर का फर्क था। हालांकि राजीव की हाइट एशियाई मर्दों के लिए लंबी मानी जाती थी और उसके पास 6 सेंटीमीटर ऊंचे इंसोल भी थे जिससे उसकी हाइट 181 सेंटीमीटर हो जाती थी। फिर भी जब वह राहुल के बगल में खड़ा होता था तो बौना लगता था। राजीव को दबाव महसूस होना बिल्कुल पसंद नहीं था। सब कह रहे थे कि राहुल एक मिलनसार, शांत इंसान है, लेकिन अब उसे देखो, वह सिर्फ इसलिए दखल दे रहा था क्योंकि राजीव जिया से बात करना चाहता था। क्या ये राहुल उसके जैसे नए कलाकार को बुली नहीं कर रहा है? वह बस एक अवार्ड जीतने वाला एक्टर था जो उससे 2 साल पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया था। एक शो से ही वह पहले ही उभरते हुए कलाकारों में से एक बन गया था। जब यह नया शो पब्लिश होगा तो वह जाने माने एक्टर्स में से एक बन जाएगा। फिर उसे जोंगबो से 2 और फिल्में मिलेंगी और वह निश्चित रूप से एक अवार्ड जीतने वाला एक्टर भी बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजीव ने अपनी आंखों से विनम्र भाव हटा दिया और राहुल को घूरते हुए उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। हालांकि जब उसकी नजरें राहुल से मिली तो ऊपर से उस पर जबरदस्त दबाव पड़ा और इसने तुरंत राजीव का दिखावा तोड़ दिया। राहुल, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जिया का दोस्त हूँ। क्या मैं उससे अकेले में बात नहीं कर सकता? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस्टर राजीव के फैंस जिया को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, है ना? कह रहे हैं कि वह तुम्हारे करीब आकर फेम पाने की कोशिश कर रही है और कह रहे हैं कि उसे तुमसे एक तरफा प्यार है। कुछ ने तो ये भी कहा कि वह प्लास्टिक सर्जरी मॉन्स्टर है। ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे कई डाई हार्ड फैंस हैं जो उसे एक कुतिया कह रहे हैं जो कुछ ऐसा पाने की कोशिश कर रही है जो उसका नहीं है। उन्होंने उसे इंडस्ट्री छोड़ने के लिए भी कहा। उसके करीब 1.3 मिलियन फैंस हैं, लेकिन उनमें से 1.1 मिलियन तुम्हारे फैंस हैं। मिस्टर राजीव ने उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं कहा कि तुम असल में जिया के दोस्त हो? फत आरानकन कप, यह क्या बकवास है? क्या हो रहा है? सेट पर मौजूद सभी को लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गॉसिप सुन ली है। जिया इससे पहले कोई जानी मानी आर्टिस्ट नहीं थी, इसीलिए उन्हें राजीव के फैंस द्वारा उसे साइबर बुलिंग करने के बारे में नहीं पता था। लेकिन फिर राहुल ने ये जोर से कह दिया और उसे ये भी पता था कि जिया के कितने फैंस हैं। उसे ये भी पता था कि उनमें से कितने राजीव के फैंस हैं। यह क्या दिखाता है? जब उन्होंने राजीव के चेहरे के हाव भाव में बदलाव देखा तो ये कंफर्म हो गया कि यह सच था कि राजीव के फैंस जिया को ऑनलाइन बुली कर रहे थे और एक दोस्त होने के नाते उसने जिया के लिए स्टैंड नहीं लिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि राजीव को राहुल के असिस्टेंट द्वारा लाए गए केक खाने की इजाजत नहीं थी। ये सब जिया की वजह से था। राजीव इतना गुस्सा हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया। आंखों की वह जोड़ी जो आमतौर पर कोमल और उदास रहती थी अब गुस्से से भरी हुई थी। लगता है तुम्हें जिया की बहुत परवाह है। तुम्हें यह भी पता है कि मेरे कितने फैंस उसके अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा लगता है तुम्हें असल में उसमें इंटरेस्ट है। अगर राहुल कोस्टर्स को इसके बारे में पता चला तो मुझे पूरा यकीन है कि वे मेरे फैंस से भी ज्यादा बुरे होंगे। अगर तुम होते तो क्या तुम उसके लिए स्टैंड लेते और कहते कि तुम जिया के दोस्त हो?
कभी कभी दूर से गंदगी इतनी गंदी नहीं लगती, लेकिन एक बार छूने पर वह गंदी लगने लगती है। अगर तुम इसे एक्सप्लेन नहीं करते तो भी ठीक है। क्या तुमने अभी कहा कि जिया गंदगी का एक टुकड़ा है? कियारा और लक्षिता, जो उनके बगल में थी, अब गुस्से से जल रही थीं। आखिर में कियारा ही थी जिसने सबसे पहले उस पर चिल्लाना शुरू किया। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? जिया के पास लुक्स हैं, बॉडी है और दिमाग भी है। वह परफेक्ट है। तुम कैसे कह सकते हो कि हमारी जिया बकवास है? तुम खुद बकवास हो, बेशर्म कमीने। राजीव को एक बार फिर गुस्सा आ गया और उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। राहुल, क्या तुम अपने असिस्टेंट को ऐसे ही सिखाते हो? राहुल अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे लगता है कि वह सही कह रही है। राजीव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे पता था कि लोगों का ये ग्रुप उसके साथ पंगा लेना चाहता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिया जैसी फूल जैसी लड़की राहुल से इतना भरोसा और प्यार हासिल कर पाएगी। वह इस बात से बहुत दुखी था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कोई चीज़ उसके सामने ही छीन ली हो। जिया, क्या तुम किसी बाहरी आदमी को मुझसे इस तरह बात करने दोगी? राजीव थोड़ा साइड में हुआ और जिया को उदास आंखों से घूरने लगा, जिन आंखों से जिया पहले प्यार करती थी और जिन्हें वह बहुत हैंडसम मानती थी। लेकिन शायद इसलिए कि केक बहुत स्वादिष्ट थे और उसने गलती से एक ही बार में 5 खा लिए, या राजीव का चेहरा ही इतना घिनौना लग रहा था जिसकी वजह से जिया ने अनजाने में उल्टी कर दी। कियारा और लक्षिता दोनों हैरान रह गईं और जिया की पीठ थपथपाने लगीं। इस बार लक्षिता से और बर्दाश्त नहीं हुआ। राजीव, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कैसे दिखते हो? देखो तुमने मेरी प्यारी के साथ क्या किया। क्या तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते? जिया की आंखों में नफरत देखकर राजीव हैरान रह गया। वह उसे देखकर उसे घिन आ रही थी। जिया के दिल में जो उसकी मर्दाना इमेज थी उसमें दरारें पड़ने लगी थीं और वह किसी भी पल टूट सकती थी। उसकी आंखों में नफरत, वह असली लग रही थी। लेकिन क्यों? क्या वह उससे बहुत प्यार नहीं करती थी? क्या वह उससे इतना प्यार नहीं करती थी कि वह उस दूसरे आदमी से शादी करने को तैयार हो गई जिससे वह नफरत करती थी? अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है। वह ऐसी क्यों हो गई? ये नामुमकिन था कि यह सब उस घटना के बाद ही हुआ हो। आखिरकार उसे पहले से ही पता था कि वह उस घटना से बहुत पहले जिंगलू के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मैं जिया का दोस्त हूँ। राजीव ने एक बार फिर पक्के लहजे में अपनी बात दोहराई और फिर जिया से पूछा, क्या मैं सही कह रहा हूँ जिया? भले ही उसने उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना, लेकिन वे फिर भी दोस्त थे। राजीव जिया को और नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने चेहरे पर एक सच्चा भाव दिखाया। जब उनके आसपास सब उन्हें बेचैनी से देख रहे थे तो जिया मुस्कुराई और बोली, ऐसे दोस्त जो जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करने को तैयार हों और जो हर समय आपकी इच्छाएं पूरी करें। मिस्टर राजीव, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैं शायद छोटी हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। राजीव हैरान और चुप रह गया। बहुत बढ़िया। कियारा को सच में लगा कि उसकी छोटी लड़की एक ही समय में बहुत ज़्यादा बिंदास और खूबसूरत है। वह ऐसे कमीनों से निपटने में ज़रा भी रहम नहीं करती थी। वह पक्का उसकी बायोलॉजिकल बेटी थी। बहुत बढ़िया। राहुल भी पीछे पीछे आया। उसके जैसे कमीनों के साथ ब्रेकअप के बाद तो दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वह पक्का इस कमीने का तीसरा पैर तोड़ देगा। शुरू में लक्षिता ने दखल देने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन जब उसने देखा कि राहुल और कियारा ने कैसे शुरुआत की तो उसे लगा कि उसे घर पर अपने बॉस के लिए आगे आना चाहिए। उसने जल्दी से अपने अंगूठे ऊपर किए और जिया की तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया काम। सेट पर बाकी सब भी हैरान थे। क्या उसे ऐसा करने की इजाज़त है? क्या हम इसे जारी रखने वाले हैं या नहीं? राहुल ने नफरत से पूछा। हाँ, अभी। मेन प्लानर तुरंत दिन बचाने के लिए आगे आया और सबको वापस ट्रैक पर ले आया। राजीव आखिरकार अजीब और चौंकाने वाली स्थिति से बाहर निकला। जैसे ही वे सेट पर गए, राजीव जिया के बगल में चला और बोला, शूट के दौरान बस आराम से रहना। तुम बस मुझे फॉलो करना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। ये कहकर उसने जिया को प्यार भरी नज़र से देखा और धीमी आवाज़ में कहा, जिया, भले ही अब हम कपल नहीं हैं, लेकिन हम बचपन के दोस्त तो हैं ना। राजीव ने सोचा कि इतनी धीमी आवाज़ में राहुल उसे नहीं सुनेगा, लेकिन राजीव गलत था। जैसे ही वह भड़कने वाला था, उसने देखा कि उसकी छोटी बहन ने राजीव पर आंखें कैसे घुमाईं। ऐसी आंखें घुमाना जिसमें उसकी पूरी आंखें घूमती हुई दिखें। राजीव एक बार फिर चुप हो गया। जब शूट शुरू हुआ तो राहुल और जिया ने अपनी इंटीमेट केमिस्ट्री जारी रखी और कैमरे से उनका प्यार लेंस से छलक रहा था। अगर यह पहले होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन राजीव, तुम जिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। तुम्हें उसके थोड़ा और करीब होना चाहिए। ठीक है। राजीव ने अपने होंठ काटे और शूट जारी रखा। उसके बाद कुछ क्लिक्स के बाद फोटोग्राफर ने उन्हें एक बार फिर रुकने को कहा। उसने तस्वीरों को देखा, अपना सिर एक तरफ किया और सेट पर मौजूद उन तीनों को घूरने लगा। जब उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो जिया और राहुल पहले से ही चुपचाप बातें कर रहे थे, राजीव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे थे और राजीव का चेहरा बहुत बुरा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे जो कह रहे थे उससे वह खुद को जोड़ नहीं पा रहे थे। शूटिंग के दौरान भी उन्हें हमेशा अलग थलग रखा गया था। जिया, अगले सेट के लिए राहुल की तरफ मत देखो, बस राजीव को देखो। राजीव, तुम भी जिया को देखोगे। जहां तक राहुल की बात है, तुम राजीव की तरफ देख सकते हो। राजीव ने अपने होंठों के कोने ऊपर किए और जिया को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया, ठीक है। ये देखकर कि जिया और राहुल ने कोई आपत्ति नहीं की, फोटोग्राफर ने शूटिंग जारी रखी। हालांकि तस्वीरों के अगले सेट के साथ फोटोग्राफर ने कुछ बहुत ही अजीब देखा। पहले राहुल और जिया बातचीत कर रहे थे, इसलिए यह समझा जा सकता था कि राजीव को अलग थलग छोड़ दिया गया था। हालांकि जिया पहले से ही राजीव को देख रही थी और राहुल भी वही कर रहा था, लेकिन ऐसा क्यों है कि राजीव उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहा है? राजीव, तुम अकड़े हुए लग रहे हो, बस आराम करो। राजीव, तुम्हारी आंखें बहुत उदास लग रही हैं, ये तुम्हारे रोल को सूट नहीं करता। छोड़ो। जिया, कैमरे की तरफ देखो। राजीव और राहुल, तुम दोनों जिया की तरफ मुड़ो। राजीव, राहुल की तुलना में तुम्हारा एक्सप्रेशन काफ़ी नहीं है, मुझे थोड़ा और दो। ये सही नहीं है, शरारती लुक ऐसा नहीं होता। अल्पविराम डॉट। पूरी शूटिंग के दौरान फोटोग्राफर ने महसूस किया कि वे इसे कैसे भी कर रहे हों, राहुल और जिया में एक जैसी एनर्जी थी और राजीव के लिए उनके साथ शामिल होना नामुमकिन था। उन्होंने इसे बेहतर बनाने के लिए कई तरीके आजमाए।
राहुल की तो बात ही छोड़ो, जिया भी सेट पर शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन राजीव, जो द किंग पैलेस से लाखों फीमेल फैंस को आकर्षित करने वाला एक्टर था, शूटिंग में बहुत बुरा कर रहा था। आखिर में फोटोग्राफर ने फैसला किया कि उन्हें बाद में इसे फिर से शूट करना होगा। अगर नहीं तो उन्हें इसे अकेले राजीव के साथ फिर से करना होगा। शूटिंग के बाद राहुल और जिया एक दूसरे के बगल में चलते हुए एग्जिट की तरफ चले गए, राजीव को पीछे अकेला छोड़ दिया। राजीव ने जिया को पीछे से घूरा और उसकी आंखों में नफरत भर गई। ये फ्लिटी, अजीब औरत। राजीव तेजी से आगे बढ़ा। उसे पक्का यकीन था कि वह आज इस औरत को डेट पर ले जा पाएगा। लेकिन जैसे ही वे स्टूडियो से बाहर निकले, राहुल का असिस्टेंट, जो पूरी दोपहर उसे टारगेट कर रहा था, एक्साइटमेंट में जिया की तरफ भागा और बोला, जिया, जिस कार के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था वह आ गई है। चलो मैं तुम्हें राइड पर ले चलता हूँ। जिया की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी और उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ। ये वही कार थी जिसे उसने पहले 500 मिलियन यूएसडी में खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उस बेवकूफ़ कंपनी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने तो उसे विवानाओं को सिर्फ 100 मिलियन यूएसडी में बेच दिया था। ये तो बस अच्छा होगा अगर उसे कभी पता न चले कि AO2 का बॉस कौन है, और उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि वह बीमार न पड़े, नहीं तो हम। लेकिन अब वह आखिरकार उस माँ की बेटी बन गई थी जो सच में अपनी बेटी से प्यार करती थी और उसे ऐसा तोहफा देने के लिए राजी हो गई थी, महंगी कार। जब जिया ने कियारा का पीछा किया और वह मेबैक कॉन्सेप्ट कार देखी जो वह हमेशा से चाहती थी, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस पल वह पूरी तरह से भूल गई थी कि उसकी माँ उसे पैसों से अंधा कर रही थी। वह ये भी भूल गई कि यह कार असल में राहुल की थी। उसके सामने खड़ी काली स्पोर्ट्स कार ऐसी थी जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों से निकली हो। कार का स्मूथ फ्लो और शानदार डिजाइन बहुत मॉडर्न और आकर्षक थे। सेट पर मौजूद सभी लोग ये देखने के लिए भीड़ में शामिल हो गए कि यह हंगामा किस बारे में है, क्योंकि वे जानते थे कि सिस्टर कियारा राहुल की असिस्टेंट है। राहुल की असिस्टेंट जिया को ये कार तोहफे में दे रही थी। इसके बाद और भी कहानियां होंगी। जहां तक राजीव की बात है, जिसे बुला दिया गया था, वह पहले कियारा को घमंड से देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वह कार देखी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी, उसकी आंखें फटी रह गईं। इस कार की कीमत लाखों में होगी। उसके बगल में खड़ा मेन प्लानर चिल्लाया, हे भगवान, ये वही मेबैक कॉन्सेप्ट कार है जिसे AO2 ने खास तौर पर मर्सिडीज बेंज के लिए डिजाइन किया है। फोटोग्राफर सुन नहीं पाया कि क्या कहा गया। उसने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और उस कार की तस्वीर ली जो सबकी आंखों को अपनी ओर खींच रही थी। इसकी कीमत हजारों लाखों में होगी, है ना? असिस्टेंट ने पूछा। राजीव एक बार फिर गहरी चुप्पी में चला गया। असल में जब उसने सुना कि यह मेबैक कार है, तो राजीव पहले से ही जानता था कि इस कार की कीमत सिर्फ कुछ मिलियन नहीं होगी। आखिर उनका सबसे सिंपल मॉडल भी कम से कम 50 मिलियन का था। हालांकि जब उसने सुना कि इसकी कीमत सैकड़ों मिलियन है, तो राजीव घबरा गया। सैकड़ों मिलियन! राहुल जिया को इतनी महंगी कार दे रहा था। जैसे ही उसने राहुल की जिया के लिए प्यार भरी आंखों के बारे में सोचा, राजीव को तुरंत लगा कि यह पचाना मुश्किल है और उसके सीने में भारीपन महसूस हुआ। जब मेन प्लानर ने असिस्टेंट का सवाल सुना, तो उसने जवाब दिया, आत्मविश्वास रखो और लगभग शब्द हटा दो। ये कार खास तौर पर AO2 ने बनाई है। पहले मुझे यकीन नहीं था कि AO2 ने ये कार किसी और को बेच दी है, क्योंकि विदेश में कोई था जो इस कार के लिए 500 मिलियन यूएसडी देने को तैयार था, लेकिन उसे मना कर दिया गया था। 500 मिलियन यूएसडी! न सिर्फ असिस्टेंट बल्कि फोटोग्राफर भी रुक गया। उसने मेन प्लानर को हैरानी से देखा और जल्दी से कार की और तस्वीरें लेने लगा। राजीव, जो पहले से ही मूर्ति की तरह जम गया था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिया की बात करें तो वह एक खूबसूरत तितली की तरह कार के पास उड़कर गई। उसने अभी भी सफेद स्वेटर पहना हुआ था और साथ में हाई बन बनाया हुआ था। उसका प्यारा सा आउटफिट काली कूल स्पोर्ट्स कार के साथ एकदम परफेक्ट लग रहा था। तो क्या तुम्हें ये पसंद आई? कियारा मुस्कुराई। उसने अपनी छोटी बेटी को देखा और महसूस किया कि यह कार उस पर बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, जिया ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने सोचा कि वह इस कार में एक रोबोट ड्राइवर के साथ कैसे घूमेगी, उसे पहले से ही दिख रहा था कि यह कितना कूल होगा। पैसे में दिलचस्पी के अलावा जिया को सिर्फ इन हाईटेक गैजेट्स में दिलचस्पी थी, लेकिन उसे इस फील्ड में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह मेडिकल फील्ड में बहुत टैलेंटेड थी और कुछ दूसरी फील्ड्स के बारे में भी जानती थी, लेकिन जब स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो वह उतनी काबिल नहीं थी। अपनी छोटी बेटी को इतना उत्साहित देखकर कियारा भी खुश हो गई। उस समय जब उसे पता चला कि राहुल ने इस कार पर 100 मिलियन यूएसडी खर्च किए हैं, तो उसे लगा कि वह पागल है। उसने पहले ही इस कार पर इतना पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन वह इसे अपने घर में एक आर्ट पीस की तरह रख रहा था। उसे कम से कम इसे बाहर घुमाने के लिए तो निकालना चाहिए था। लेकिन अब उसे आखिरकार समझ में आया कि उसके घर में ये कबाड़ का टुकड़ा किसी वजह से उनके पास था। थैंक यू सिस्टर कियारा। जिया बहुत उत्साहित थी। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये कहकर सिस्टर कियारा अपनी बेटी को स्पोर्ट्स कार चलाना सिखाने वाली थी। ठीक है, मुझे पता है कैसे। उसने अपनी हथेली कार के दरवाजे पर फेरी और दरवाजे के पास अचानक एक 3D हैंडल दिखाई दिया। जैसे ही जिया ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, राजीव, जो कहीं से भी आ गया था, उसने अचानक उसके हाथ पकड़ लिए। जिया, क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? यह मेबैक कॉन्सेप्ट कार है जिसे AO2 ने डिजाइन किया था। क्या तुम्हें पता भी है कि कॉन्सेप्ट कार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यह एक ऐसी कार थी जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। जब ये कार लॉन्च हुई थी तो किसी ने इसे पाने के लिए 500 मिलियन यूएसडी का ऑफर भी दिया था और उसे मना कर दिया गया था, लेकिन अब ये यहाँ है, ठीक तुम्हारे सामने। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? जिया ने धीरे से अपनी कलाई घुमाई और राजीव से खुद को छुड़ा लिया, जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। राजीव हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि आजकल जिया ज्यादा मजबूत होती जा रही है। खैर, यह मेरी समस्या होगी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी ये तुम्हारी नहीं है। तुम इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हो? मुझे डर है कि तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। धोखा? जिया को इस आदमी पर हंसी आ गई। तो तुम दूसरों को धोखा क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें खुशी खुशी 500 मिलियन यूएस डॉलर की कार दे देगा? बस तुम्हें धोखा देने के लिए। राजीव ने दांत पीसते हुए बहुत बुरा चेहरा बनाया। क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई भी बिना कुछ बदले की उम्मीद किए अच्छे काम नहीं करता?
क्या तुम भूल गई हो कि तुम शादीशुदा औरत हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि राहुल तुम पर लाइन मार रहा है। जिया ने नफरत और घिन से भरी आंखों से राजीव को देखा, जिसका चेहरा सख्त और गंभीर था। जब तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा औरत हूं, तो तुम लगातार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे गरीब, बदसूरत और नीच किसान के मुकाबले राहुल कहीं ज्यादा बेहतर नहीं है। बस जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ और मेरे सामने आना बंद करो। जेंटलमैन बनने की कोशिश मत करो। मैं सच में तुमसे नफरत करती हूँ। अरे, तुम हमेशा जिया को छूने की कोशिश क्यों करते हो? अगर तुम सच में जिया से दोस्ती करना चाहते हो तो तुम्हें उसे ऐसी कार खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ओह, यह अकेली कॉन्सेप्ट कार है जो रिलीज हुई थी। तुम जिया को 500 मिलियन यूएसडी भी दे सकते हो और शायद वह तुम्हारे साथ दोस्ती करने के बारे में सोचे। है ना? जिया ने सहमति में सिर हिलाया। उसे सच में लगा कि पिछले मालिक की बायोलॉजिकल माँ की सोच भी उसी जैसी थी। फिर जिया ने राजीव की आंखों में देखा और कहा, बहन कियारा सही कह रही है। 500 मिलियन यूएसडी। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और तुम्हें इसके लिए धोखा भी नहीं मिलेगा। मुझे 500 मिलियन दो और बात बराबर। बात बराबर करने का क्या मतलब है? अगर वह खुद को भी बेच दे तो भी उसे 500 मिलियन यूएसडी नहीं मिलेंगे। साथ ही क्या उसे पता नहीं था कि उसने पहली जगह अर्जुन से शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा था? राजीव अब बहुत बुरे मूड में था और वह इतना गुस्सा था कि उसकी आंखें सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं। जिया, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना है? जब मेरे फैंस तुम्हें निशाना बना रहे थे तो मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर भविष्य में ऐसा ही कुछ होता है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। प्लीज गुस्सा मत हो। कम से कम क्या तुम कम से कम मुझसे अच्छे से बात कर सकती हो? जिया कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं रही थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि राजीव की बातों का कोई छिपा हुआ मतलब था। वह हमेशा बेफिक्र रहती थी और सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करती थी। उसे सच में इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। जहां तक कियारा की बात है, वह सालों से रायजादा परिवार में थी और पिछले कुछ सालों से राहुल की देखभाल करते हुए भले ही उसके साथ बुरा बर्ताव न हुआ हो, फिर भी उसे इंसानी दिमाग के बारे में एक दो बातें पता थीं। क्या तुम यहाँ सबको ये गलतफहमी करवाना चाहते हो कि जिया तुम्हारे साथ इसलिए बदतमीजी करती है क्योंकि तुमने पहले कभी उसका साथ नहीं दिया? सेट पर बाकी सब लोग कंफ्यूज थे। उनके मन में भी ठीक यही बात थी। यहाँ तक कि राजीव की फैन, जो उसकी असिस्टेंट भी थी। पहले उसे लगा था कि उसने एक घटिया इंसान को अपना आइडल मान लिया है, लेकिन जिया का उसके प्रति रवैया देखकर उसे एहसास हुआ कि जिया ही थी जो बहुत ज्यादा घमंडी थी। जहां तक उसके आइडल की बात है, वह पूरे समय बहुत विनम्र रहा था। तुम्हें देखो, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हें द किंग्स पैलेस और मिरर वर्ल्ड से किसने मिलवाया? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम और वह कुतिया? चुप हो जाओ। राजीव डर गया था। कियारा को राशि के बारे में पता था। राजीव ने जिया को अविश्वास से घूरा और उसकी आंखों से दिख रहा था कि तुम ये बातें राहुल और उसकी टीम को कैसे बता सकती हो? क्या तुम पागल हो? कियारा ने राजीव की आंखों में डर देखा और वह सच में उस आदमी को फाड़ देना चाहती थी। उसने ताना मारते हुए कहा, चुप हो जाओ। मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले करना चाहिए। दफा हो जाओ, वरना जबान फिसलने पर मुझे दोष मत देना, जिससे कुछ ऐसा लीक हो सकता है जो तुम नहीं चाहोगे कि बाकी सब जाने। भीड़ के ठीक सामने कियारा के शब्द राजीव को धमकाने के लिए काफी थे। उसकी टीम राहुल जितनी पावरफुल नहीं थी और वह उतना पॉपुलर भी नहीं था, इसलिए उसके पास अपना मुंह बंद रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। राजीव ने जिया को एक और गहरी नजर से देखा और स्टूडियो से चला गया। भीड़ ने बस ऐसा दिखाया कि उन्होंने कुछ नहीं सुना और एक हल्की मुस्कान दी। जहां तक कियारा, राहुल और जिया की बात है, उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिया, उसे इग्नोर करो। मैं तुम्हें ये कार चलाना सिखाऊंगी। क्या तुम्हें पक्का पता है कि कैसे चलाते हैं? राहुल को आखिरकार बातचीत में दखल देने का मौका मिल ही गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने वह सब कुछ कह दिया था जो वह कहना चाहता था। आखिरकार यह उसकी कार थी। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि यह उसकी माँ ने उसे बिना पूछे उसकी छोटी बहन को देने का फैसला किया था, कम से कम उसे ही उसे सिखाना चाहिए था, है ना? हालांकि कियारा राहुल को बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाली थी। उसने जल्दी से उसे धक्का देकर दूर कर दिया। जब सिस्टर कियारा रेस कारों से खेलती थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उसे सिखाना चाहते हो? फिर राहुल चुप हो गया। दूसरी तरफ जिया ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो उसकी माँ को भी रेसिंग कारों में दिलचस्पी है। यह अमीर परिवार की राजकुमारी दिलचस्प लग रही है और ऐसा लगता है कि जो जानकारी उसने कुवान युचेन को इकट्ठा करने के लिए कहा था वह काफी नहीं है। अपनी माँ के दबाव के कारण राहुल को अपने हुनर दिखाने का मौका नहीं मिला। फिर कियारा ने जिया को आसानी से कार चलाना सिखाया। जिया ने यह भी नहीं दिखाया कि उसे असल में कार चलाना आता है। उसने बस चुपचाप कियारा की बात सुनी। जिया, क्या तुम्हें समझ आया? क्योंकि यह पूरी दुनिया में एकमात्र मेबैक कॉन्सेप्ट कार थी, इसलिए जब कियारा जिया को इसके बारे में बता रही थी तो स्टूडियो के सभी लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन कार के सभी सेटिंग्स बहुत जटिल और हाईटेक थे। इसके अलावा वे सभी इंग्लिश में लिखे हुए थे, इसलिए जब कियारा इंट्रोडक्शन दे रही थी तो उनमें से ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। हाँ, मुझे समझ आ गया। जिया एक छोटे सफेद खरगोश की तरह आज्ञाकारी थी। तो तुम इसे क्यों नहीं ट्राई करती? अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें एक बार फिर समझा दूंगी। ठीक है। जिया एक्साइटेड होकर कार में कूद गई। जहां तक मेन प्लान की बात थी, वह जिया को बिना कुछ बोले देख रहा था। वह कहना चाहता था कि ऐसी कार को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और सारी सेटिंग्स इंग्लिश में हैं। जिया बस एक सुंदर लड़की है जिसके पास दिमाग नहीं है, क्या वह समझ पाएगी? वह इस खूबसूरत कार को कैसे चला पाएगी? हालांकि कार के रुके रहने या किसी खंभे से टकराने का जो सीन सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। जिया को इस कार से बहुत पहले ही प्यार हो गया था और वह इसे बहुत ज्यादा चाहती थी। वह इस कार को पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने को तैयार थी, इसीलिए उसने इसके फंक्शंस और सेटिंग्स को पहले ही अच्छी तरह से पढ़ लिया था। जैसे ही वह लग्जरी हाईटेक कार में बैठी, जिया उसे आसानी से चलाने लगी। जैसे ही उसने कार में कुछ 3D सेंसर बटन क्लिक किए, उसने इंजन की आवाज़ बंद कर दी और कार ऐसी हो गई जैसे साइलेंसर वाली बंदूक से निकली गोली हो। वह चुपचाप आगे बढ़ी और उन्हें सिर्फ जमीन पर पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
कियारा ने अविश्वास से राहुल की तरफ देखा। क्या मैंने उसे कार को म्यूट करना सिखाया था? राहुल भी कंफ्यूज था। जिया जो चुपचाप स्टूडियो के चारों ओर 2 चक्कर लगा रही थी, उसने अचानक टर्बो सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया। क्योंकि यह एक मेबैक स्पोर्ट्स कार थी, इसलिए इसका इतना शांत रहना नामुमकिन था। जब इंजन से जोरदार आवाज आई तो स्टूडियो के स्टाफ को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। वे बस काली मेबैक स्पोर्ट्स कार को अपने पास से गुजरते हुए देख सके और वह आग से ढकी एक काली फीनिक्स जैसी लग रही थी। एक तेज आवाज के साथ कार बिजली की तरह आगे बढ़ी और उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। न सिर्फ स्टाफ बल्कि राहुल और कियारा दोनों भी हैरान थे। उसे टर्बो सेटिंग के बारे में पता था। जब कियारा सवाल पूछ रही थी तब तक राहुल पहले ही आगे बढ़ चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि एक बार ये सेटिंग चालू हो गई तो किसी के लिए भी इसे चलाना मुश्किल होगा, भले ही वे प्रोफेशनल कार रेसर हों। आज तक दुनिया की सबसे तेज स्पोर्ट्स कार को कोएनिग्सेग 1 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्पीड 440 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन यह मेबैक कॉन्सेप्ट कार उससे भी तेज है। ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक जा सकती है और इसे अगले 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में सिर्फ 1.61 सेकंड लगते हैं। इसलिए असल में जिस वजह से उसकी नज़र इस कार पर थी वह सिर्फ उसके लुक्स की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यह कार सच में एक नाइट एल्फ थी। इतनी स्पीड देखकर उसे चिंता हो रही थी कि जिया खुद को चोट न पहुंचा ले। वह घटिया कार। जब राहुल अपना पीला चेहरा लेकर स्टूडियो से बाहर भागा तो मेबैक पहले ही जा चुकी थी। उसे सिर्फ उस इलाके में गूंजने वाली तेज दहाड़ सुनाई दे रही थी। अचानक उसे अपने पीछे से एक जोरदार हॉर्न सुनाई दिया। राहुल डर के मारे उछल पड़ा क्योंकि उसे लगा कि उसकी जान वहीं चली जाएगी। खैर, कार अचानक तेजी से चलते हुए ही ड्रिफ्ट हुई, पूरा एक चक्कर लगाया और राहुल के ठीक सामने आराम से रुक गई। ये देखकर कि कार उसके ठीक सामने कितनी परफेक्ट तरीके से रुकी, राहुल ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर लीं। उनमें गर्व झलक रहा था। कियारा को लगा कि उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया है और वह जल्दी से अपनी बेटी की हालत देखने गई। जब दरवाज़ा धीरे से खुला और जिया मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सामने आई तो कियारा को आखिरकार राहत मिली। इसके बाद कियारा जल्दी से उसकी तरफ भागी और अपनी बेटी की तारीफ करने लगी। जहां तक राजीव की बात है, हालांकि वह पहले ही स्टूडियो लौट आया था, लेकिन बाहर का नज़ारा अभी भी उसे बहुत परेशान कर रहा था, जिससे उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई थी। ये कुतिया। राहुल और जिया पहले ही अपनी सारी शूटिंग पूरी कर चुके थे और राजीव ही अकेला था जिसे अभी भी अपनी सोलो शूटिंग जारी रखनी थी। इसलिए उसके आसपास कोई नहीं था जो जानबूझकर उसके साथ रुके। सबने स्टूडियो के स्टाफ को अलविदा कहा और चले गए। ये देखकर कि जिया उस शानदार स्पोर्ट्स कार में बैठकर चली गई जो इस दुनिया से बाहर की थी, हर कोई उसे जलन की भावना से देख रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिस पर तुम भरोसा करते हो और उसे राहुल और जिया के बारे में बताओ। राजीव ने अपने मैनेजर लियू गैंग को अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ आदेश दिया। राहुल। उसका मैनेजर हैरान था और उसने तुरंत उसके सुझाव को खारिज कर दिया। नहीं, हम बिना सोचे समझे राहुल के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकते। वह इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से है और उसके बारे में एक भी अफवाह या रिपोर्ट नहीं है। जिन्होंने कभी इसके बारे में रिपोर्ट किया था वे अब गायब हो गए हैं। तुम एक उभरते हुए सितारे हो और उसका तुम्हारे साथ कोई टकराव नहीं है। बेहतर होगा कि तुम ऐसी चीजें न करो जो तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएं। मेरे पास सबूत हैं। यह क्या है? राहुल ने अपने असिस्टेंट के जरिए जिया को 500 मिलियन हजार की एक कार दी। क्या ये गिना जाएगा? लियू गैंग चुप हो गया। राजीव उस कोने से मुड़ा जहां उसने फोन किया था तो उसने दरवाजे के पास एक स्कर्ट का किनारा देखा। उसे अंदर से कुछ बुरा महसूस हुआ और वह तेजी से उसकी तरफ भागा। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपनी जेब से एक शीशा निकाला और अपने बाल ठीक करने का नाटक किया और इस मौके का फायदा उठाकर देखा कि दरवाजे के पीछे कौन छिपा है। वह कोई अनजान इंसान नहीं था, वह उसका एक फैन था। ये पहचानने के बाद कि वह कौन था, राजीव स्टूडियो की तरफ गया और अपना अधूरा काम पूरा करने लगा। 2 घंटे बाद फोटोशूट आखिरकार खत्म हो गया। राजीव जो बुरे मूड में था अपने असिस्टेंट के साथ निकला और देखा कि उसकी कैन, जिसे उसने सिर्फ 2 महीने पहले खरीदा था, अब बेकार लोहे का टुकड़ा बन गई थी। गुस्से में आकर राजीव ने पुलिस को फोन किया और स्टूडियो के स्टाफ से सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज देखने को कहा। इसके बाद उन्हें पता चला कि जिस कार ने उसकी कार को टक्कर मारी थी वह एक लाइसेंसी गाड़ी थी। ये साफ था कि उस कार को उससे कोई दुश्मनी थी। उसने न सिर्फ उसकी कार को टक्कर मारी बल्कि जब दोनों कारें टकराईं तो लाइसेंसी कार से कुछ बाहर भी निकला। कैन के पीछे बने पूरे छेद को घूरते हुए राजीव को लगा कि खून उसके दिमाग में चढ़ रहा है। तारांकन 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 तारांकन। जिया सीधे अपनी शानदार मेबैक कॉन्सेप्ट कार से लॉरेंस इंस्टीट्यूट के मेडिकल रिसर्च सेंटर की तरफ गई जो एच सिटी के बीच में था। अर्जुन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि इस वीकेंड लॉरेंस इंस्टीट्यूट के साथ होने वाली सर्जरी सीक्रेट थी, फिर भी मास्टर कपूर को चिंता थी कि कुछ गलत हो सकता है। आखिरकार पूरे ऑप्स कॉर्पोरेट्स के साथ भी वे इतने लंबे समय बाद भी एक्सीडेंट के असली गुनहगार को नहीं ढूंढ पाए थे। इसलिए भले ही तय मीटिंग सीक्रेट थी, फिर भी मास्टर कपूर ने प्रोफेसर हॉन्ग से संपर्क किया और सर्जरी का समय बदलकर आज कर दिया, जो वही दिन था जब अर्जुन को डिस्चार्ज किया गया था। मास्टर कपूर ने सिर्फ रोजी और अर्जुन को बताया था। सिर्फ उन तीनों को इसके बारे में पता था, किसी और को इस स्थिति के बारे में पता नहीं था। मास्टर कपूर का जिया को इस बारे में बताने का कोई प्लान नहीं था। उनका असली प्लान था कि जब अर्जुन की सर्जरी पूरी हो जाएगी तब वह धीरे धीरे जिया को इस बारे में बताएंगे, क्योंकि यह उसकी जिंदगी और मौत का मामला था। लेकिन अर्जुन ने पहले ही जिया को इस बारे में बता दिया था। आज सुबह जयान और राकेश को कॉर्पोरेशन भेजा गया और जो मीटिंग सुबह 10 बजे होनी थी वह मास्टर कपूर के देर से आने की वजह से 11 बजे कर दी गई। मीटिंग में अर्जुन होलोग्राम पर तो दिखे, लेकिन सच तो ये था कि उस समय वह पहले ही खुद गाड़ी चलाकर एच सिटी में लॉरेंस के मेडिकल रिसर्च सेंटर में और सर्जरी के लिए जरूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थीं। ये सही था, वह वहां अकेला गया था। इसीलिए जब रोजी उससे मिली तो उसके बगल में सिर्फ एक रोबोट था, वही जिसे उसका बिग बॉस चाहता था। शुरू में रोजी को समझ नहीं आया कि कपूर परिवार का एक आम यंग मास्टर उसके बिग बॉस से इतनी तारीफ और ध्यान कैसे और क्यों पाएगा। लेकिन जब वह अर्जुन से मिली जो एक क्वाड्रिप्लेजिया का मरीज था जो बिना किसी की मदद के अकेले यहाँ आ पाया था, तो वह भी हैरान रह गई।
वह सिर्फ अपने सिर पर लगी मैग्नेटिक क्लिप्स पर निर्भर था और वह अपनी व्हीलचेयर, रोबोट और कार को कंट्रोल कर पा रहा था। उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन वह बिना किसी मुश्किल के अपनी कार से उतर पाया और सेंटर में घुसते समय उसके ठीक पीछे पीछे चल भी पाया। ये क्वाड्रिप्लेजिया का मरीज इतने घमंड से घूम रहा था, उसे सच में नहीं पता था कि किस तरह का दिमाग हाईटेक व्हीलचेयर को कंट्रोल कर पाएगा और साथ ही रोबोट को भी निर्देश दे पाएगा। इसलिए बिग बॉस के फैसले अभी भी पहले की तरह ही सटीक हैं। अर्जुन और जिया हमेशा संपर्क में रहते थे, इसीलिए अपनी पत्नी के बिना उसे सर्जरी शुरू करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने ये भी नहीं पूछा कि सर्जरी कब शुरू होगी। जिया जानती थी कि अर्जुन आज अकेले सेंटर जाएगा। उसे चिंता थी कि रास्ते में क्या हो सकता है, लेकिन वह ये भी जानना चाहती थी कि क्या वह ऐसा कर पाएगा। खैर, उसने ये खुद ही कर लिया। इसीलिए जैसे ही उसने फोटोशूट खत्म किया, जिया जल्दी से लॉरेंस मेडिकल इंस्टीट्यूट भागी। जिया का इंतजार करते हुए अर्जुन ने रोजी के गाइडेंस में इंस्टीट्यूट का दौरा किया। जैसे ही उसने ये खत्म किया, उसने कार के इंजन से आने वाली धीमी दहाड़ सुनी। अर्जुन के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। इतने शोर और हाई प्रोफाइल एंट्री से कोई भी जान जाएगा कि वह कोई आम औरत नहीं थी। इस जंगली खरगोश की पर्सनैलिटी उसके दादाजी की डरपोक, सावधान पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग थी। कार पार्क करने के बाद जिया उस सेंटर में गई जो ओरिएंटल माहौल से भरा हुआ था। हालांकि वह सर्जरी के लिए यहाँ था, अर्जुन फिर भी सूट पहने हुए था। सूट उसके लिए एकदम सही सिला हुआ था और क्योंकि वह अर्जुन ने पहना था, सूट पर एक भी सिलवट नहीं थी। वह अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था, एक बेपरवाह, अलग थलग आभा से घिरा हुआ, जैसे सफेद और नीले चीनी मिट्टी के बर्तनों के बगल में रखी किसी भगवान की मूर्ति हो। वह एक पुरानी पेंटिंग जैसा था जो दौलत से भरी हो, ऐसी जिसे देखकर दूसरे लोग उसकी तरफ देखने लगे। तुम यानजे और राकेश को भी अपने साथ नहीं लाए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है? जैसे ही जिया अर्जुन से बात करने के लिए नीचे झुकने वाली थी, उसने देखा कि उसकी व्हीलचेयर लंबी हो रही है। ये देखकर कि अर्जुन 1 मिनट में ही उसके जितना लंबा हो गया, जिया एक बार फिर अवाक रह गई। इस तरह तुम्हें नीचे झुकना नहीं पड़ेगा यंग मास्टर, हमें अभी अभी एस सिटी में बोली का नतीजा मिला है। 7 स्टार होटल में कबीर सोफे पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने एक बॉडीगार्ड खड़ा था। किसी वजह से जब बॉडीगार्ड ने उसे कुछ बताया तो कबीर का चेहरा अचानक काला पड़ गया। जब उसका असिस्टेंट उसे रिपोर्ट करने वाला था तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक बड़ा घूंट निगल लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अपने बॉस को इस बारे में कैसे बताए। कबीर ने उसे देखा और जल्दी से जवाब दिया, जब हमें यह मिल गया है तो बस प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ो, जाओ। उसका असिस्टेंट अभी भी चुप था। ये देखकर कि उसका असिस्टेंट अभी भी बिना हिले डुले खड़ा है, कबीर ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या कुछ और है? यंग मास्टर, मैं आपको निराश किया है। हम लैंड नंबर 2 नहीं ले पाए। जब उसने बात खत्म की तो उसने सोचा कि कबीर और भी गुस्सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असिस्टेंट ने राहत की सांस ली और कांपते हुए बॉडीगार्ड को देखा। असिस्टेंट ने चुपचाप उस बेचारे आदमी के लिए प्रार्थना की। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि बॉडीगार्ड ने उसे क्या रिपोर्ट किया था, जिससे उनके यंग मास्टर ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वे बोली हार गए थे, जिसमें हजारों मिलियन का नुकसान हुआ था। क्या कोई और भी है जो मल्होत्रा परिवार से मुकाबला करने की हिम्मत करता है? इंपीरियल सिटी में हर परिवार को जमीन की बोली के बारे में पता था और उन सभी ने पहले ही सहमति बना ली थी। इंपीरियल सिटी में बोलियों के अलावा दूसरे शहरों की दूसरी जमीनें पहले ही कॉर्पोरेट्स के बीच साफ तौर पर बांट दी गई थी। इसका एक उदाहरण एस सिटी की बड़ी जमीन थी जो मल्होत्रा परिवार की होनी थी। इन जमीनों को खरीदने के लिए हजारों मिलियन लगेंगे, जो कि कोई भी आम अमीर परिवार नहीं खरीद पाएगा। हालांकि बोली जनता के लिए खोली गई थी, लेकिन कीमत पहले से तय थी और उस बोली में कोई और हिस्सा नहीं लेगा। जब उसने सुना कि कोई मल्होत्रा परिवार से मुकाबला करने को तैयार है, मिली, वह एक्साइटेड हो गया। कौन है? एच सिटी से कपूर फैमिली, जोंगबो कॉर्पोरेट्स। कबीर की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी शांति भंग कर दी हो, क्योंकि उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन भी थी। उसने कल दोपहर ही सोनिया को हॉस्पिटल भेजा था और कपूर फैमिली ने पहले ही उसे चैलेंज करने का फैसला कर लिया था। क्या वह सिर्फ एक औरत नहीं थी जो उसकी किस्मत बदलने आई थी? क्या वे उससे नफरत नहीं करते थे? क्या इसका मतलब यह है कि अर्जुन को सच में जिया पसंद है, या फिर ऐसा था कि उसे शुरू में उसकी परवाह नहीं थी और उसकी पर्सनैलिटी बदलने के बाद ही उसे उसमें इंटरेस्ट आया? लेकिन वह उसकी लड़की है, वह लड़की जिसे कबीर ने पाला है। वह सिर्फ एक अपाहिज था। उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे इतनी खुलेआम चैलेंज करे? बढ़िया, बहुत अच्छा। कबीर ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा, जाओ और अर्जुन को इन्फॉर्म करो कि मल्होत्रा फैमिली के पास अभी भी कुछ और जमीनें हैं, अगर उसे इंटरेस्ट है हम वे सब उसे दे सकते हैं। जो असिस्टेंट डरा हुआ था वह तुरंत वहीं जम गया। क्या उसने सही सुना? यंग मास्टर, आप उन सभी जमीनों की बात कर रहे हैं जिनके लिए हमने इस साल बोली लगाई है? हाँ, वे सभी, जितनी वह ले सके। जाओ, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। हाँ, कबीर के आदेश फाइनल थे और अगर उसने इस साल बोली लगाई गई सभी जमीनों को देने का फैसला कर लिया था तो कोई भी इस पर कमेंट करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके असिस्टेंट ने जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। कबीर ने अपने असिस्टेंट को भेजा और अपने ठीक सामने खड़े बॉडीगार्ड से कहा, रायजादा फैमिली के अकाउंट में 500 मिलियन यूएसडी ट्रांसफर करो। बॉडीगार्ड कंफ्यूज हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? कबीर को गुस्सा आ रहा था। मास्टर, मुझे नहीं लगता कि वे इसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या तुम्हें उनके अकाउंट को हैक करना नहीं आता? ऐसे अकाउंट में जहां से वे पैसे वापस न कर सकें। बॉडीगार्ड को पसीना आ गया। हाँ सर, मैं इसे जल्द से जल्द करवा दूंगा। जब सब चले गए तो उस बड़े कमरे में सिर्फ कबीर अकेला रह गया। उसकी गहरी काली आंखों में मानो पूरा रात का आसमान समा गया था और उनमें से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। तारांकन 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 तारांकन। उसी समय रायजादा परिवार को भी अर्जुन से एक चैलेंज पोस्ट मिला। यंग मास्टर, कपूर परिवार ने जे सिटी में उस जमीन के टुकड़े में दखल दिया है जो हम चाहते थे। उनकी भागीदारी से बोली की कीमत गड़बड़ हो गई और क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने हमें बस ये बताया कि नीलामी में देरी होगी। विवान ने अभी अभी 60 मिलियन यूएसडी वाला कार्ड अपनी छोटी बहन को दिया था, इसीलिए वह बहुत अच्छे मूड में अपने होटल के कमरे में लौटा था। उसे यह खबर भी मिली कि अर्जुन ने उसे चैलेंज करने का फैसला किया है।
उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने बेपरवाह भाव बनाए रखा। उन्हें बता दो कि देरी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा प्लान किया है वैसा ही करो। लेकिन नीलामी 2 दिन में शुरू होगी। हम तब तक कोई नया प्रस्ताव नहीं बना पाएंगे। नए की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले वाला ही इस्तेमाल करो। असिस्टेंट हैरान था। अगर हम पहले वाला ही प्रस्ताव इस्तेमाल करते हैं तो कपूर परिवार द्वारा दी गई कीमत हमारी कीमत से कम 20% कम है। वे न केवल बोली के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं, बल्कि वे जानबूझकर हमें निशाना बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उससे ये ज़मीनें उसी तरह वापस दिलवाऊंगा जैसे उसने ली थीं। विवान की मुस्कान अभी भी वैसी ही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। असिस्टेंट कुछ और कहना चाहता था, लेकिन फर्स्ट यंग मास्टर कॉर्पोरेशंस के डायरेक्टर हैं। चेयरमैन को तो कॉर्पोरेशंस में क्या होता है इसकी परवाह भी नहीं है। अगर डायरेक्टर ने पहले ही फैसला कर लिया है तो वह और कुछ कहने वाला कौन होता है। कपूर परिवार शायद इंपीरियल सिटी के उन परिवारों में से न हो, लेकिन वे आर्थिक रूप से रायज़ादा परिवार से भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। क्या आपको सच में लगा कि उसके लिए बोली लगाई हुई ज़मीन वापस देना इतना आसान होगा? असिस्टेंट को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका बॉस क्या सोच रहा था। हालांकि विवान मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह गर्म कोमल मुस्कान सच्ची नहीं थी। उसकी आंखों में एक ठंडी नज़र थी। पहले वह सोचता था कि अर्जुन काफ़ी टैलेंटेड आदमी है और वह उसके साथ और सहयोग करना चाहता था। हो सकता है वे दोस्त न हों, लेकिन उनके रिश्ते को अच्छा माना जाता था। लेकिन इस बेशर्म आदमी ने उसकी छोटी बहन को छीन लिया। जब उसने अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा जिसे उनसे छीन लिया गया था, उसे बचपन से ही ठीक से ट्रीट नहीं किया गया था और वे उसे पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब वह बिना अपनी टीनेज का मजा लिए बड़ी हुई तो उसे कपूर परिवार को बेच दिया गया ताकि उनकी किस्मत बदल सके। विवान का दिल टूट गया था और वह अपने दिल का दर्द महसूस कर सकता था। जैसे ही वह इस चमत्कार से हैरान था कि खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, वह ये भी सोच रहा था कि कपूर परिवार को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए। उसी पल एक अनजान नंबर से उसे कॉल आया और जैसे ही विवान ने जवाब दिया, दूसरी तरफ से तुरंत आवाज़ आई, यंग मास्टर विवान, मैं कबीर हूँ। विवान के चेहरे पर एक बार फिर हल्की मुस्कान आ गई। शायद यंग मास्टर कबीर ने अचानक वापस जाने का सोचा हो। तुम्हारे शब्दों में तुम चाहते थे कि मैं सिल्वर के नुकसान की भरपाई करूं। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, युवा मालिक विवान। आखिरकार यह सिर्फ एक कार ही तो है, लेकिन वह तुम्हारी दिवंगत पत्नी की थी। विवान जानबूझकर कबीर के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था, जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता था। कबीर चुप हो गया। जैसे ही विवान को लगा कि वह फोन काट देगा, कबीर बोला, तुम सही कह रहे हो, वह मेरी दिवंगत पत्नी की पसंदीदा कार थी। उसे वह कार हमेशा बहुत पसंद थी। जब उसकी मौत हुई तो मैंने उसे उसकी याद में अपने पास रखने का सोचा था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अचानक चली जाएगी, ठीक मेरी दिवंगत पत्नी की तरह। फिर विवान ने मजाक में जवाब दिया, ठीक है, तुम मुझे कमीना जैसा महसूस करवा रहे हो। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर कि दूसरा पक्ष उसे इतने गंभीर लहजे में जवाब दे रहा है, विवान को लगभग खून की उल्टी हो गई। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं असल में तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ? जो मैं सुन रहा हूँ उससे लगता है कि तुम्हारा अपनी दिवंगत पत्नी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। हाँ, सही कहा, वह वही लड़की थी जिसे मैंने पाला था। मैं उसके लिए पिता और भाई जैसा था। ये तो बहुत घिनौना है। उसे अपनी बेटी की तरह मानने के बजाय तुमने उस लड़की को अपनी पत्नी बना लिया जिसे तुमने पाला था, विवान ने सोचा। फिर भी कबीर को उसका जवाब था, उसके लिए तुम्हारा प्यार यकीनन खून के रिश्ते से भी गहरा है। हाँ, हमारा प्यार दुनिया की किसी भी चीज़ से तुलना करने लायक नहीं है। कबीर को नहीं लगा कि यह कहने में कुछ गलत था कि उनका प्यार खून के रिश्ते से भी गहरा था, और उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह विवान की तरफ से कोई बेइज्जती थी। जैसे ही उसने सोचा कि जब उसके माता पिता की मौत हुई थी तब वह अभी भी एक प्यारी सी छोटी लड़की थी, और जब उन भेड़ियों ने उसे परेशान किया था तब वह कितनी अकेली थी, तो उसका दिल पिघल गया। ठीक है, मुझे सच में नहीं पता था। जब मैंने देखा कि युवा मालिक कबीर तुम्हारी दिवंगत पत्नी की सबसे पसंदीदा सिल्वर का इस्तेमाल करके आज सुबह बिना किसी झिझक के मिस जिया को इम्प्रेस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। मुझे लगा कि तुम कपूर परिवार जैसे हो, जहां तुम्हारी पत्नी ने तुमसे सिर्फ तुम्हारे परिवार की किस्मत बदलने के लिए शादी की थी। आखिरकार कबीर सायरा के साथ की यादों से उबर गया। विवान की बातों का सामना करते हुए कबीर ने उससे बहस करने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि वह दूसरों को यह नहीं बता पाता कि जिया असल में सायरा थी। मेरे पास एक नई बिजनेस डील है, मैं सोच रहा था कि क्या आपको इसमें दिलचस्पी होगी, कबीर ने पूछा। यंग मास्टर कबीर, प्लीज आगे बोलिए। जब उसने सुना कि कोई बिजनेस डील है तो विवान, जो अभी भी कबीर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, तुरंत रुक गया और गंभीर हो गया। मैंने सुना है कि अर्जुन जे सिटी में भी आपके लिए हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या सलाह देते हैं यंग मास्टर कबीर? ऐसा लगता है कि अर्जुन हम दोनों से नाखुश है। एस सिटी में जिस जमीन पर हम बोली लगा रहे थे वह भी अर्जुन ने छीन ली। ओह, तो दबाव में आने के बाद आप एक साथी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होगा। हम सभी बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं, और बस बात यह है कि पहले मल्होत्रा परिवार के ज्यादा दुश्मन नहीं थे, क्योंकि कोई भी मल्होत्रा परिवार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। मैं बस सोच रहा हूं कि क्या आप मल्होत्रा परिवार के दोस्त बनने को तैयार होंगे? ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको इस दोस्त से क्या चाहिए। पिछले कुछ सालों से हमारे दोनों परिवार रियल एस्टेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तरक्की कर रहे हैं, जबकि कपूर परिवार टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर कब्जा कर रहा है। हालात को देखते हुए जमीनें भर रही हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी बन रही हैं, लेकिन कपूर परिवार अभी भी अपनी इंडस्ट्री में जीत रहा है। कपूर परिवार बहुत अमीर लगता है। क्या आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है? आपके मन में क्या है? विवान को दिलचस्पी होने लगी। चूंकि कपूर परिवार हमें चुनौती देने की कोशिश कर रहा है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। हम उन्हें अपनी सारी जमीनें दे सकते हैं। विवान ने अपनी भौहें उठाईं। असल में यही उसने भी प्लान किया था, लेकिन हम उन्हें कीमत थोड़ी और बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि कपूर परिवार बहुत अमीर है। जरूर, विवान ने बिना किसी झिझक के तुरंत उसके सुझाव पर सहमति दे दी। जब कबीर ने उसका जवाब सुना तो वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। समझदार लोगों से बात करना निश्चित रूप से आसान था।
हालांकि उसे इस बात से थोड़ी परेशानी थी कि विवान को भी जिया में दिलचस्पी थी, लेकिन इस समय जिया को अर्जुन से छुटकारा दिलाने में मदद करना ज्यादा जरूरी था। लेकिन कपूर परिवार सच में बहुत अमीर और ताकतवर है। मल्होत्रा परिवार के लिए अकेले इसे खत्म करना शायद नामुमकिन हो, लेकिन रायजादा परिवार की मदद से कपूर परिवार जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। एक बड़ी कंपनी शायद अजय लगे, लेकिन एक बार जब आप उसकी कमजोर कड़ी ढूंढ लेते हैं और उस पर बेरहमी से हमला करते हैं, तो आप उसे एक छोटी कंपनी को खत्म करने की तुलना में और भी तेजी से खत्म कर सकते हैं। उसे यकीन था कि एक बार जब कपूर परिवार की फाइनेंशियल चेन में कोई दिक्कत आएगी, तो वे इन सभी दिक्कतों को सुझाने के लिए एक इंसान को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। अगर वे ऐसा नहीं भी करते हैं, तो भी उनके लिए कपूर परिवार को पूरी तरह से खत्म करना और अर्जुन को कुचलना बहुत आसान होगा। ये तो बस समय की बात थी। जब वह अपना परिवार और सहारा खो देगा, तो एक क्वाड्रिप्लेजिया वाले आदमी के पास सायरा के लिए लड़ने का क्या हक होगा। तारांकन 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 तारांकन। अर्जुन रोजी के पीछे पीछे ऑपरेशन थिएटर में गया। फिर उसे एहसास हुआ कि भले ही एच सिटी में लॉरेंस इंस्टीट्यूट की ब्रांच पुरानी और पारंपरिक दिखती थी और कई एंट्री और एग्जिट वाले एक आम आंगन जैसी थी, लेकिन इस कमरे के अंदर की सुविधाएं इंटरनेशनल लेवल पर सबसे अच्छी मानी जाती थीं। बाकी सब छोड़ो, इस कमरे में कुछ मशीनें ऐसी थीं जिन्हें वह पहचानता था। ये मशीनें बहुत महंगी थीं, बहुत हाईटेक थीं, लेकिन वह कुछ भूल गया था। प्रोफेसर रोजी, क्या मेरी पत्नी मेरे साथ अंदर आ पाएगी? रोजी पहले से ही ऑपरेशन से पहले का असेसमेंट कर रही थी और इंस्टीट्यूट की कुछ हाई की गई नर्सें पहले से ही उसके आसपास थीं, इसलिए अर्जुन को बेशर्मी से बोलना पड़ा। रोजी ने अर्जुन को हैरानी भरी नजर से देखा और उसने उसे छेड़ा, तीसरे छोटे मालिक, क्या आप नर्वस हैं? चिंता मत करो, हमारी प्रोफेसर जे बहुत ज्ञानी और कुशल हैं। उन्होंने पहले कभी कोई असफल सर्जरी नहीं की है। मुझे यकीन है कि मास्टर कपूर ने आपको बताया होगा कि प्रोफेसर जे ने ही छोटे मालिक लू का इलाज किया था, है ना? मैं नर्वस नहीं हूँ, अर्जुन ने एक बार फिर पूछा। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या मेरी पत्नी हमारे साथ आएगी। तीसरे छोटे मालिक, आपको ये समझना होगा कि खास हालातों को छोड़कर, जैसे कि जब कोई महिला लेबर में हो और उसने इसके लिए रिक्वेस्ट की हो, हम सर्जरी के दौरान परिवार के सदस्यों को मौजूद रहने की इजाजत नहीं देंगे। आप निश्चिंत रहें और बाकी सब हम पर छोड़ दें। अर्जुन चुप हो गया। वह बस जिया को ये बताना चाहता था कि उसे एनेस्थीसिया या किसी भी तरह की सुन्न करने वाली दवा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जिया को पता चल जाएगा कि अर्जुन को पता था कि जिया ने उसे हिप्नोटाइज करने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल किया था ताकि वह मसाज और एक्यूपंक्चर में उसकी मदद कर सके। वह इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकता था? तीसरे छोटे मालिक, क्या आप खुद लेटना पसंद करेंगे या आप चाहेंगे कि हम आपकी मदद करें? रोजी का सवाल सुनकर अर्जुन होश में आया और जल्दी से बोला, मैं खुद कर सकता हूँ। जब रोजी और नर्सें उसे हैरानी से देख रही थीं, तो अर्जुन की व्हीलचेयर धीरे धीरे ऊपर उठी और जब वह बेड की ऊंचाई तक पहुंची, तो व्हीलचेयर ने अपनी पोजीशन बदली और सीधी हो गई। उन्होंने देखा कि कैसे एक व्हीलचेयर अब एक ट्रांसपोर्टर में बदल गई थी और अर्जुन जो पहले व्हीलचेयर पर था, अब एक मेटल के बेड पर लेटा हुआ था। फिर उसे बेड पर लिटाया गया और मेटल की बीड्स पट्टियों में बदल गईं, जो टेंटिकल्स जैसी लग रही थीं, और वह तेजी से बेड से हट गईं। व्हीलचेयर से बेड तक अर्जुन के शरीर को कोई झटका नहीं लगा। जहां तक उस अजीब दिखने वाली चीज की बात है जो बेड से हटी थी, वह खुद को इकट्ठा करके फिर से व्हीलचेयर बन गई। रोजी हैरान और चुप थी। कमरे में बाकी लोग भी हैरान थे। तीसरे छोटे मालिक, आपकी व्हीलचेयर कमाल की है। क्या ये ऑप्स कॉर्पोरेट्स के प्रोडक्ट्स में से एक है? हाँ, अर्जुन, जो ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा था, ने लापरवाही से जवाब दिया। ये व्हीलचेयर आपकी ज़रूरत के हिसाब से हर तरह के आकार और साइज में बदल सकती है। हाँ, इस व्हीलचेयर का मटेरियल क्या है? मैं सोचे बिना नहीं रह सकी कि ये चीज़ें सिर्फ फिल्मों में ही देखी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नैनोपॉलीमर। रोजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ठीक है, अगर वह उसे समझाने की कोशिश भी करता तो भी उसे समझ नहीं आता। उसे सिर्फ मेडिकल फील्ड की चीज़ों के बारे में पता था और वह बिग बॉस जैसी नहीं थी। साइंस से जुड़ी चीज़ों के अलावा बिग बॉस को दूसरे फील्ड्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी थी। जब अर्जुन टेबल पर लेटा था तो उसने रोजी को उसके लिए ब्रीदिंग मास्क लाते देखा। एनेस्थीसिया से इंसान के शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है, इसीलिए लॉरेंस इंस्टीट्यूट में हम पारंपरिक एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय ये हमारे फाउंडर द्वारा बनाई गई एक खास अगरबत्ती है। गहरी सांस लें और आप तुरंत सो जाएंगे। जब आप अगली बार जागेंगे तो सर्जरी पूरी हो चुकी होगी। वह पहले ही इस पॉइंट पर था और अब वह राज छिपा नहीं सकता था क्योंकि वे प्रोसीजर शुरू करने वाले थे। प्रोफेसर रोजी, मेरा शरीर इन चीज़ों के लिए रेसिस्टेंट है। रोजी को बिग बॉस के बनाए अगरबत्ती पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए वह मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मेरे पास कम से कम 1 मिनट है। 1 मिनट बाद मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ कि कोई तुम्हें जगा नहीं पाएगा। अर्जुन चुप हो गया। अब वे बस इंतजार कर सकते थे। 1 मिनट बाद अर्जुन की आंखें अभी भी खुली हुई थीं। 2 मिनट बाद भी वैसा ही था। 5 मिनट बाद जिया पहले ही अपने स्क्रब्स पहन चुकी थी और सर्जरी शुरू होने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और रोजी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। क्या हुआ बिग बॉस? क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप इससे पहले अर्जुन को मसाज और एक्यूपंक्चर दे रही थी? हाँ, जिया ने सिर हिलाया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वह पहले ही ठीक हो सकता है। आदमी अपना हाथ हिला रहा है। बस बात यह है कि उसकी तीसरी थोरेसिक वर्टेब्रा की चोट बहुत गंभीर है। इसलिए भले ही मैं एक्यूपंक्चर से उसकी नसें ठीक कर दूं, लेकिन उसकी कुचली हुई वर्टेब्रा बिना सर्जरी के नॉर्मल नहीं हो पाएगी। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी। बिग बॉस। रोजी जिया के हाव भाव पर ध्यान दे रही थी। वह बिग बॉस को शर्मिंदा देखकर थोड़ी उत्साहित थी। उसने कहा, तुम्हारे राज खुल गए हैं। जिया को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। तीसरे छोटे मालिक पर अगरबत्ती का कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने अभी मुझे बताया कि उनका शरीर किसी भी तरह के एनेस्थीसिया के प्रति प्रतिरोधी है। मैंने उन्हें पिछले 10 मिनट से अगरबत्ती दी है, लेकिन वह अभी भी जागे हुए हैं। जिया जम गई। अब उसे आखिरकार पता चला कि वह उसके साथ जैसा व्यवहार कर रहा था उसमें 180 डिग्री का बदलाव क्यों आया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे मसाज और एक्यूपंक्चर के बारे में पता था। कितना समय हो गया है? 1 महीना। वह पूरे समय नाटक कर रहा था। धत्तेरे की। ठीक है, रोजी को इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? तुम्हें हैरानी भी नहीं हुई? इसमें हैरानी की क्या बात है?
क्या मैं भी इन सब से इम्यून नहीं हूँ? लेकिन तुम अभी अभी पकड़ी गई हो। रोजी ने उसे एक बार फिर याद दिलाया। रोजी का सामना करते हुए जो ये बात ईमानदारी से कह रही थी, जिया ने चारों ओर देखा और फिर उसे वह लोमड़ी का मास्क मिला जिसका इस्तेमाल उसने प्रणित की सर्जरी के दौरान किया था। रोजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बिग बॉस, आपको कम से कम थोड़ी कोशिश तो करनी चाहिए। प्रणित आपको नहीं जानता, इसीलिए आप इस मास्क से अपनी पहचान छिपा पाई। चलो सच का सामना करते हैं। अगली बार जब आप प्रणित से मिलेंगी तो मुझे यकीन है कि वह आपको डॉक्टर जे के रूप में पहचान लेगा। तीसरे छोटे मालिक आपके पति हैं जो हर दिन आपके साथ रहते हैं और मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलेंगी वह आपको तुरंत पहचान लेगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, कैदी नहीं। पहचाने जाने में क्या गलत है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम उसे अपनी असली पहचान बताने के लिए तैयार हो? रोजी एक्साइटेड हो रही थी। नहीं, लेकिन अगर तुम उसे नहीं भी बताओगी तो भी कोई फायदा नहीं। वह तुम्हें पहचान लेगा। मैं यह मानने वाली नहीं हूँ और मैं उससे ये भी नहीं बताने वाली कि मैं कौन हूँ। ऐसा तो नहीं है कि वह उठकर मेरे चेहरे से मास्क हटा देगा, है ना? साथ ही अगर उसे भविष्य में इसके बारे में पता भी चलता है तो तलाक के समय आसानी होगी। वह गवाहों में से एक हो सकता है। जो सुना उससे रोजी सच में अवाक रह गई। जरूर, इस बेचारे आदमी को अभी भी अपने ही तलाक का गवाह बनना था। बिग बॉस, क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? जिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत। जब तक तुम्हें अजीब नहीं लगेगा तब तक सिर्फ दूसरों को ही अजीब लगेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हमें तीसरे छोटे मालिक के बारे में क्या करना चाहिए? अगर अगरबत्ती काम नहीं करती तो होश में आने के बाद उसे बहुत दर्द होगा। मैं उसके लिए कुछ तैयार करती हूँ। उसे आधे घंटे में नीचे ले आओ। ठीक है। जब रोजी चली गई तो जिया ने अर्जुन का ब्लड सैंपल लिया और उसे एक मशीन में रख दिया जिससे मशीन ब्लड सैंपल पर टेस्ट कर सके। रिजल्ट का इंतजार करते हुए उसने एक सैंपल लिया, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसे अच्छे से देखा। 20 मिनट बाद अर्जुन की ब्लड रिपोर्ट आ गई। यह एक डीएनए रिपोर्ट थी जिसमें उसके शरीर की ब्लड सेल्स के डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड्स दिखाए गए थे। जब जिया ने रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसका दिमाग सुन्न हो गया। हालांकि हर किसी के डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स अलग अलग थे, फिर भी आखिर में वे सभी इंसान ही थे। इसलिए एक बड़ा हिस्सा अभी भी एक जैसा ही होगा। हालांकि अर्जुन के आरएनए का एक खास स्ट्रैंड था जो दूसरों से पूरी तरह अलग था। भले ही उसकी जैसी लड़कियां पूरी जिंदगी झरने में डूबी रहती तो भी ऐसे बदलाव नहीं दिखते। जहां तक इस खास चीज की बात है, उसने इसे पहले भी देखा था। उसने पहले भी इस पर ध्यान से एक्सपेरिमेंट किया था। इससे यह पता चलता है कि वह एनेस्थीसिया के प्रति रेसिस्टेंट क्यों था। वह न सिर्फ एनेस्थीसिया के प्रति रेसिस्टेंट था बल्कि वह कई दूसरी दवाओं के प्रति भी इम्यून था। जिया ने एनेस्थेटिक्स वापस शेल्फ पर रख दिए और फार्मासिस्ट से कहा कि वह उसके पीछे बेसमेंट की तीसरी मंजिल पर बने फ्रीजर में आए। कमरे के बाहर गार्ड खड़े थे। वे जानते थे कि फार्मासिस्ट कौन है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिया कौन है। हो सकता है कि वे न जानते हों कि वह कौन है, लेकिन फिर भी वे जिया के लैब कोट पर बने बड़े एस साइन को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाए। यह एक ऐसा साइन था जो सिर्फ लॉरेंस इंस्टीट्यूट के टॉप मेडिकल प्रोफेसर को दिया जाता था। उसने जो सुना था उसके अनुसार लॉरेंस इंस्टीट्यूट के बिग बॉस के अलावा सिर्फ 6 और प्रोफेसर थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। इंपीरियल सिटी में भी किसी के पास ऐसा प्रिविलेज नहीं था। यहाँ तक कि प्रोफेसर रोजी, जो लॉरेंस इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर थी, वह भी सिर्फ एक ग्रेड ट्रिपल ए मेडिकल प्रोफेसर थी। गार्ड्स ने इस महिला के कोट पर एस साइन देखा और नोटिस किया कि वह प्रोफेसर रोजी से भी छोटी थी। वह बहुत खूबसूरत भी थी। ये भाड़े के सैनिक विदेश से लॉरेंस इंस्टीट्यूट से यहाँ ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि वह लगभग अपना कंट्रोल खो बैठा था और जिया के साथ फ्लर्ट करना चाहता था, फिर भी उसे पता था कि यह इंस्टीट्यूट कितना सख्त है। इसलिए उनके पास जल्दी से दरवाजा खोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। कमरे से एक ठंडी हवा बाहर निकली। जिया कमरे के सबसे अंदरूनी हिस्से में गई और कुछ बोतलें नीचे उतारी जिन पर एस ग्रेड दवाएं लिखा था। ये दवाएं सिर्फ वही मेडिकल प्रोफेसर इस्तेमाल कर सकते थे जिन्होंने एस ग्रेड हासिल किया हो। अगर रोजी भी इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहती तो उसे एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती। जिया ने शेल्फ से कुछ और बोतलें लीं और फिर एक सीलबंद कैबिनेट से रिएजेंट की एक छोटी बोतल निकाली। फिर उसने सिरिंज से बोतल से आधा रिएजेंट निकाला। कमरे का तापमान -18 डिग्री था। कमरे में बाकी सब कुछ जम गया था, लेकिन सिर्फ ये रिएजेंट लिक्विड ही रहा। जब जिया ने सीलबंद कैबिनेट बंद किया तो फार्मासिस्ट ने देखा कि कैबिनेट के बगल में एक अक्षर Z लिखा हुआ था। जो चाहिए था वह मिलने के बाद जिया फार्मासिस्ट को साथ ले गई और कमरा फिर से बंद कर दिया गया। फार्मासिस्ट उन दवाओं को घूर रहा था जो उसने पकड़ी हुई थी और जानता था कि ये दवाएं जीन थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन दूसरी पार्टी की टूटी हुई रीढ़ और नसों को ठीक करने के लिए सर्जरी हो रही थी। उसे जीन थेरेपी की दवाओं की जरूरत क्यों होगी? Z भी जरूर इन दवाओं से जुड़ा कुछ होगा, लेकिन Z का क्या मतलब है? क्या ये भी कोई ग्रेड है? ये देखकर कि जिया आखिरी दवा खुद पकड़े हुए थी और उसे सिर्फ दूसरी दवाएं ले जाने दे रही थी, फार्मासिस्ट ने चुपचाप इस बिना नाम वाली दवा को नोट कर लिया। अर्जुन ने सोचा था कि उसकी सर्जरी इसी कमरे में होगी, लेकिन जैसे ही वह डिसइंफेक्ट होकर ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा, पूरी टेबल नीचे चली गई। जैसे ही वह नीचे वाली मंजिल पर पहुंचा, वहां कुछ और डॉक्टर और नर्स खड़े थे। जान लिचाओ ने तुरंत उस औरत को देखा जिसने लोमड़ी का मास्क पहना हुआ था। लेकिन वह बस अपनी जैकेट उतारेगी, एक सफेद कोट पहनेगी और इस मास्क से अपना आधा चेहरा ढककर ठीक उसके सामने आ जाएगी। वह शायद पैरालाइज्ड हो, लेकिन अंधा नहीं है। जो बच्चा उसके साथ आधे दिन भी रहा होगा वह पहचान लेगा कि यह वही है। उसने उसे यह बताने का एकमात्र कारण कि वह इन अगरबत्तियों के प्रति प्रतिरोधी था, सिर्फ उसे यह याद दिलाना था कि वह अपने निशानों को ध्यान से छिपाए ताकि जब उसे पता चले कि वह उससे झूठ बोल रहा था तो वह परेशान न हो। शुरू में उसने सोचा था कि यह छोटी लड़की कम से कम उसे पहले सुला देगी या सर्जरी से पहले उसकी आंखें ढक देगी। इससे भी बेहतर उसे कम से कम उसे पहले घुमा देना चाहिए था ताकि वह उसे न देख सके। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ठीक उसके सामने आ गई, सिर्फ इतना साधारण मास्क पहनकर। क्या उसे पहचानना चाहिए या नहीं? चूंकि उसने पहले ही मास्क पहन लिया था, इसका मतलब होगा कि वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि वह कौन है।
लेकिन यह इतना कैजुअल मास्क था और इसने उसके चेहरे का सिर्फ आधा हिस्सा ढका हुआ था, यहाँ तक कि एक बेवकूफ़ भी उसे पहचान लेता। अर्जुन दुविधा में था, वह पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं आया था, यहाँ तक कि दूसरों के साथ डील करते समय भी नहीं। रोजी बस अर्जुन को घूर रही थी, जो पूरे समय हिचकिचा रहा था और सोच रहा था कि उसे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह अपने बिग बॉस को घूर रहा था। रोजी को सच में जोर से हंसी आ रही थी। तीसरे यंग मास्टर, ये डॉक्टर जे हैं, नई स्पेशलिस्ट जिन्हें लॉरेंस इंस्टीट्यूट ने हायर किया है। आज सर्जरी वही लीड करेंगी और मैं उनकी असिस्टेंट रहूंगी। अर्जुन अपनी पत्नी को घूरता रहा। इस पल उसका ऑरा बहुत शक्तिशाली था, जैसे कि वह स्वर्ग और नरक की रखवाली करने वाली हो जो पलक झपकते ही आपको दोनों में से किसी एक जगह ले जा सकती है। प्रोफेसर जे, मैं तुम्हें बहुत समय से एडमायर कर रहा हूँ। अब से मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। आखिर में अर्जुन ने उस आदमी को बेनकाब न करने का फैसला किया जो उसका सीक्रेट छिपाने की कोशिश कर रहा था। रोजी, जो उनके पास थी, हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। कोई हैरानी की बात नहीं कि बिग बॉस को अर्जुन के उसे पहचानने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ये सब इसलिए था क्योंकि तीसरा यंग मास्टर अपनी पत्नी से डरता था। जिया मुस्कुराए, उसकी आंखें जो बहुत आकर्षक थीं, उसके चेहरे के दूसरे आधे हिस्से पर लोमड़ी के मास्क के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। चिंता मत करो तीसरे यंग मास्टर, अगर मैं तुम्हारी हालत ठीक नहीं कर पाई तो तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। रोजी ने सोचा, बिग बॉस, तुम्हें कम से कम अपनी आवाज़ थोड़ी तो बदलनी चाहिए। अर्जुन की आंखों में शरारती लुक को नजरअंदाज करते हुए रोजी को लगा जैसे अर्जुन एक बेवकूफ़ है जो अपनी पत्नी की आवाज़ भी नहीं पहचान सकता। वह मुस्कुराया और कहा, मेरी प्यारी पत्नी ने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। मुझे उस पर भरोसा है, इसलिए मुझे तुम पर भी भरोसा है। जिया का दिल इन मीठे शब्दों से तेजी से धड़कने लगा जो अचानक कहीं से आ गए थे और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। तुम्हारी पत्नी का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। वह धरती पर सबसे अच्छी औरत है। रोजी को लगा कि उसके कान जल रहे हैं। ये देखकर कि वे दोनों उसके सामने ही पब्लिक में प्यार दिखा रहे थे, उसे बुरा लगा। आपका आरएनए नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग है, इसीलिए आपका शरीर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति रेजिस्टेंट है और आप इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका शरीर दूसरों से ज्यादा मजबूत है। यह एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इसका एक बुरा पहलू भी है। उदाहरण के लिए, आज की सर्जरी के लिए आप किसी भी एनेस्थेटिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ, मैं इसे सह सकता हूँ। बस सर्जरी जारी रखो। ये देखकर कि जिया बिना कुछ कहे उसे घूर रही थी, अर्जुन ने सोचा कि उसे चिंता है कि वह हिल जाएगा और पूरी सर्जरी खराब कर देगा। उसने जल्दी से खुद को समझाया, मैंने पिछली 2 सर्जरी जागते हुए करवाई हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछली 2 सर्जरी में तुम्हारी थोरेसिक वर्टेब्रा में फ्रैक्चर था। भले ही वे फ्रैक्चर ठीक कर दें, लेकिन तुम्हारी नसें अभी भी डैमेज हैं, इसीलिए तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन इस बार ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। उसे सच में दर्द की चिंता नहीं थी। बस ये देखकर कि उसने इतने बेफिक्र चेहरे के साथ कहा कि वह इसे सह सकता है, उसे अजीब लगा। वह सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेसमैन था, लेकिन अनजाने में उसमें भी क्रूर कातिल कबीर जैसी ही भावना थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह फिर से उस आदमी के बारे में सोच रही है, तो जिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? क्या सिर दर्द है? जब उसने जिया को सिर हिलाते देखा तो अर्जुन ने माथे पर शिकन डाली। फिर उसे एहसास हुआ कि हमेशा जिया ही उसकी सेहत का ख्याल रखती थी। उसने कभी सच में उसकी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। ये लड़की हमेशा शूटिंग और इन्वेस्टमेंट में बिजी रहती थी। अब वह लॉरेंस मेडिकल इंस्टीट्यूट के मामलों में भी शामिल थी। अगर वह एक घूमने वाला लट्टू भी होती तो भी एक समय आता जब वह रुक जाता। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम इसे कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं। जब उसे अचानक आराम मिला तो कबीर की वजह से जो बुरा एहसास हो रहा था वह तुरंत गायब हो गया। यह अजीब है, अभय ने भी उसे खुश करने की कोशिश की थी और पहले से ही उसकी देखभाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कभी आराम महसूस नहीं हुआ। दूसरी ओर अर्जुन की बातें बहुत सुकून देने वाली थीं। नहीं, मैं इससे पहले काफ़ी देर तक फ़ोन पर थी, इसीलिए मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। तुम्हें फ़ोन पर बिताया जाने वाला समय कम करना चाहिए। मुझे एक तरह की मसाज पता है जिससे मदद मिल सकती है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसने उसे पहले ही कई मसाज दिए थे और उसके लिए भी एहसान चुकाना सही होगा। जिया ने तुरंत ऑफर मान लिया। रोजी, जो उनके ठीक बगल में थी, कंफ्यूज हो गई। उसने मन ही मन सोचा, बिग बॉस, जब दूसरे तुम्हें छूते हैं तो तुम्हें नफरत नहीं होती। वह सच में अभी इस जगह से जाना चाहती थी। जहां तक मेरी बात है प्रोफेसर जे, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बचपन से ही ऐसा हूं, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई है। दर्द सहने की मेरी क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए आप ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर सर्जरी के बाद मुझे दर्द होता भी है तो भी मैं शांत रहूंगा। अगर आपको सच में इसकी चिंता है तो आप मुझे बांध सकते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास दवाएं हैं। बाद में जब आपको दर्द होगा तो मैं उन्हें लगा दूंगा। ये दवाएं खासतौर पर आप जैसे लोगों के लिए बनाई गई हैं और ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब वह ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर पाएगा जो खासतौर पर उस जैसे लोगों के लिए बनाई गई हों। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जे, यह मेरा फर्ज है क्योंकि मास्टर कपूर ने कपूर परिवार के 10% शेयर पहले ही दे दिए हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं ये पक्का करूंगा कि तुम ठीक हो जाओ। ये देखकर कि इस समय लड़की की आंखों में डॉलर के निशान भरे हुए थे, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक होने के बाद मैं आपको 10% और ट्रांसफर कर दूंगा प्रोफेसर जे। जिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। हालांकि उसने कहा कि इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। कोई भी बेवकूफ़ उसके चेहरे के हाव भाव से समझ सकता था कि अगर अर्जुन अभी उसे शेयर ट्रांसफर कर दे तो उसे अच्छा लगेगा। आज मेरा वकील मेरे साथ नहीं है, लेकिन प्रोफेसर जे, आपके लिए मेरे मन में जो इज्जत और तारीफ है उसे देखते हुए अगर आप चाहें तो मैं अभी तुरंत आपको शेयर भेज सकता हूँ। रोजी सच में उससे पूछना चाहती थी, क्या तुम्हें अपनी पत्नी को पैसे से इंप्रेस करने की कोशिश करते हुए शर्म नहीं आती? फिर उसने जिया का जवाब सुना, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, मुझे आप पर भरोसा है थर्ड यंग मास्टर। अब बस सर्जरी शुरू करते हैं, ताकि सर्जरी खत्म होने के बाद मुझे शेयर मिल जाएं। वह लगभग ये बात अपने मुंह से निकाल ही देती।
ठीक है अर्जुन, जो बहुत अच्छे मूड में था वह भी मान गया। रोजी का तो लगभग दिमाग ही खराब हो गया और उसे हंसी आ गई। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ऑप्स कॉर्पोरेट्स एज सिटी में सबसे अमीर कैसे बन गए। इस एक दिन में उसके 20% शेयर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वह इतने अच्छे मूड में था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कंपनी दिवालिया नहीं हुई। बस बहुत हो गया, चलो ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी करते हैं। क्या तुमने सर्जरी से पहले कुछ खाया है? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। प्रोफेसर रोजी ने मुझे कुछ खाने को दिया था। यह अच्छी बात है, खाने से ही तुम्हें सर्जरी सहने की एनर्जी मिलेगी। अगर सर्जरी के दौरान तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना। मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट तैयार रखी हैं, वे तुम्हारी एनर्जी वापस लाने में मदद करेंगी। ठीक है, अर्जुन मुस्कुराया। खैर, उसकी पत्नी सबसे अच्छी थी। बाकी लोगों को आमतौर पर सर्जरी के लिए पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसे सर्जरी के दौरान चॉकलेट मिलती है। हालांकि उसे पहले कभी चॉकलेट पसंद नहीं थी, लेकिन जिया के जिक्र करने के बाद अचानक उसे चॉकलेट खाने का मन हुआ। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और अपने बैग से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला। उसने रैपिंग फाड़ दी और उसे अर्जुन के मुंह में रख दिया। जब भी तुम्हें चाहिए बस बता देना, मेरे बैग में अभी भी बहुत सारी हैं। ठीक है। मुंह में चॉकलेट होने से अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह दुनिया का कोई भी दर्द सह सकता है। अब मैं सर्जरी शुरू करती हूँ। ठीक है, तुम किसी एनेस्थीसिया के असर में नहीं हो, इसलिए जब भी तुम्हें असहज महसूस हो तो मुझे बताना ताकि मैं तुम्हें बेहतर महसूस कराने के लिए ज़रूरी बदलाव कर सकूं। ठीक है, अर्जुन ने खुश और संतुष्ट मन से सहमति दी क्योंकि उसके मुंह में चॉकलेट पिघल रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि धरती पर कोई ऐसी चॉकलेट भी हो सकती है जो इतनी स्वादिष्ट हो। वह सच में जानना चाहता था कि यह किस ब्रांड की है ताकि वह जयान से कुछ मंगवाकर घर पर रख सके। ऑपरेटिंग टेबल एक ऑटोमेटेड मशीन थी। जब जिया ने बाकी लोगों को बताया कि वे सर्जरी शुरू कर रहे हैं तो नीचे से एक मैट आया और अर्जुन को सामने से ढक दिया। उसे कंबल से अच्छी तरह ढकने के बाद ऑपरेटिंग टेबल 180 डिग्री घूम गई और जब कवर हटाई गई तो अर्जुन पहले से ही ऑपरेटिंग टेबल पर पेट के बल लेटा हुआ था। जैसे ही उसके कपड़े ढीले हुए अर्जुन को ठंडी मुलायम रुई महसूस हुई जो उसकी गर्दन के पास रगड़ी जा रही थी। फिर उसे वह महसूस होना बंद हो गया क्योंकि वह नीचे की ओर चली गई। 2 चांदी की सुइयां थीं जिन्हें उसके कंधे के ब्लेड के पास एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में डाला गया था और अर्जुन को अपने हाथों में सुन्नापन महसूस हो रहा था। क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? जिया ने पूछा। हाँ, अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। तब जिया को एहसास हुआ कि इस आदमी को पहले ही पता चल गया था कि उसके हाथ ठीक हो गए हैं। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली हिलाओ। अर्जुन ने उसके निर्देश का पालन किया और अपनी उंगली हिलाई। छोटी उंगली। अर्जुन ने उसी के अनुसार हिलाया। जैसे ही उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि नर्व एंडिंग्स ठीक हो गई हैं, जिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्केल पेल उठाया और अर्जुन की तीसरी थोरेसिक वर्टेब्रा पर कट लगाया। उसके शरीर से खून बहने लगा और जिया ने उसे शांति से देखा। रोजी ने फिर चिमटी उठाई और खून सोखने के लिए एक जाली पकड़ी। फिर उसने जाली हटा दी और उसकी जगह दूसरी लगा दी। जमाव रोधी दवाओं की मदद से खून जल्द ही बंद हो गया। इस मौके और अपनी तेज हाथ की स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करके उसने तुरंत वे स्टील की कीलें निकाल दी जो अर्जुन की पिछली सर्जरी के दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी में डाली गई थी। पहले उसकी तीसरी थोरेसिक वर्टेब्रा टूट गई थी और चौथी थोरेसिक वर्टेब्रा के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो एक कील के टुकड़े जितना बड़ा था और पूरी तरह से कुचला हुआ था। कोई और चारा न होने पर डॉक्टर सिर्फ 2 स्टील की कीलों से उसे स्थिर कर पाए, ठीक वैसे ही जैसे पैर के फ्रैक्चर में करते हैं। दुर्भाग्य से रीढ़ की हड्डी की नसें घायल हो गई थीं और वे स्थायी रूप से खराब हो गई थीं। अपनी सुइयों और अपनी अंदरूनी ची से वह फ्रैक्चर के ऊपर की सभी नसों को फिर से जोड़ने में कामयाब रही, लेकिन फ्रैक्चर के टुकड़ों के नीचे की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थीं। अगर वह उन्हें नहीं निकाल पाती तो वह वहां सुइयां नहीं लगा पाती। इसलिए आज की सर्जरी के लिए वह उन्हें इन बचे हुए फ्रैक्चर के टुकड़ों को राख में बदलना था और उन्हें हटाना था। इसके बाद वह आर्टिफिशियल वर्टेब्रा डालेंगी जो उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लगभग कुचली हुई थोरेसिक वर्टेब्रा को बदलने के लिए डिजाइन किए थे। आखिर में चांदी की सुइयों की मदद से वह नसों के टूटे हुए सिरों को फिर से जोड़ पाएंगी। ये सर्जरी प्रणेतर की सर्जरी जैसी ही थी, लेकिन प्रणेतर की सर्जरी कम मुश्किल थी। जब जिया ने दोनों कीलें निकाली तो उसने अर्जुन को निर्देश दिया, अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली हिलाओ। अर्जुन को महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी पीठ काटी गई है, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर अपनी उंगली हिलाई। कीलों को हटाने के बाद भी फ्रैक्चर के टुकड़े रीढ़ की नसों से चिपके हुए थे। बिना किसी झिझक के जिया ने तुरंत लंबी चिमटी से उन्हें हटा दिया। अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली हिलाने की कोशिश करो। जब जिया सर्जरी कर रही थी तो वह अर्जुन को हिलने डुलने के निर्देश देती रही। अर्जुन ने इससे पहले सर्जरी के लिए खुद को तैयार कर लिया था, इसलिए वह बहुत शांत था। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन क्योंकि वह जिया के साथ था अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे समय हवा की तरह बीत रहा हो। वह पहले ही काफी देर से इसी पोजीशन में था। उसे लगा कि सर्जरी शुरू हो गई है। क्या सर्जरी शुरू हो गई है? कमरा शांत था और उसने जिया से किसी चीज के बारे में बात करने का फैसला किया ताकि जिया घबराए नहीं। जहां तक उसके बगल में नर्सों की बात थी, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि यह लॉरेंस इंस्टीट्यूट के नियमों में से एक था। हालांकि उनकी सैलरी अच्छी थी और उन्हें बहुत कुछ सीखने के मौके मिलते थे, फिर भी उन्हें सख्त कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। सर्जरी के दौरान किसी को भी डॉक्टर से बात करने की मनाही है। हाँ, लगभग आधे घंटे पहले मैंने पहले ही वे सभी स्टील की कीलें निकाल दी हैं जो पिछले डॉक्टर ने आपकी रीढ़ में लगाई थीं। मैं प्रभावित वर्टेब्रा को भी हटाना जारी रखूंगी और उन्हें आर्टिफिशियल वर्टेब्रा से बदल दूंगी। अभी मैं आपकी रीढ़ में आर्टिफिशियल नसें सिल रही हूँ। आर्टिफिशियल वर्टेब्रा, आर्टिफिशियल मेरिडियन। अर्जुन को हमेशा लगता था कि जब साइंस के क्षेत्र की बात आती है तो वह सबसे आगे रहता है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में दूसरों ने सोचा हो और उसने न सोचा हो। लेकिन जब जिया ने उसे इन नए आविष्कारों के बारे में बताया तो उसकी आंखें नए क्षितिज की ओर खुल गईं। वह आर्टिफिशियल रीढ़ की हड्डी तो समझ सकता था, लेकिन आर्टिफिशियल नसों को रीढ़ की हड्डी से कैसे सिला जाता है? अगर ऐसा किया भी जाए तो भी क्या यह आर्टिफिशियल नहीं होगा? रीढ़ की हड्डी के बीच की सबसे जरूरी चीज पहले ही टूट चुकी थी। अगर वे नसों और रीढ़ की हड्डी को सफलतापूर्वक हटाकर बदल सकते तो हर लकवाग्रस्त व्यक्ति बच जाता, यहां तक कि उसके जैसे क्वाड्रिप्लेजिया वाले लोग भी भविष्य में लाइलाज स्थिति में नहीं रहते।
लेकिन इन सभी सवालों के बावजूद अर्जुन चुप रहा और अपने सारे सवाल मन में ही दबा लिए, क्योंकि यह जिया का स्टेज था और उसने पहले ही अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दी थी, इसलिए उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। उसने कहा था कि वह ठीक हो जाएगा। उसने ये भी कहा था कि जब वह ठीक हो जाएगा तो वह उसे पसंद करेगी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसके चेहरे पर एक बहुत ही शानदार मुस्कान आ गई। दूसरी ओर जिया ने अपना काम सिस्टमैटिक तरीके से जारी रखा, क्योंकि अर्जुन क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित था और जब वह नसों और हड्डियों जैसी गहरी संरचनाओं को सिल रही थी, तब भी उसे तीसरी रीढ़ की हड्डी के नीचे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए जिया ने यह काम जल्दी और सटीकता से किया। नसों को ठीक करने के बाद जिया ने आधी आर्टिफिशियल रीढ़ की हड्डी अंदर डाल दी। बाकी के लिए जिया उन्हें स्कैन करने के बाद ही लगा पाएगी। ये जांचने के लिए था कि चोट के दौरान टूटी हुई रीढ़ की हड्डी का कोई मलबा तो नहीं बचा है। अगर ये लंबे समय तक उसकी रीढ़ की हड्डी में रहते तो इससे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता था। शांत कमरा जो सिर्फ उपकरणों की खटपट की आवाज़ों से भरा था, अचानक जिया की आवाज़ से टूट गया। हमने नसों का काम पूरा कर लिया है और आधी आर्टिफिशियल रीढ़ की हड्डी लगा दी है। बाकी के लिए मैं ये तभी कर पाऊंगी जब आपकी रीढ़ की हड्डी से सारा मलबा हटा दूंगी, क्योंकि आपकी थोरेसिक रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और आपकी नसें भी घायल थीं, इसलिए इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसीलिए पिछले सर्जन ने आपकी रीढ़ की हड्डी से सारा मलबा पूरी तरह से नहीं हटाया था। जब मैं सर्जरी कर रहा था तो मुझे याद है कि डॉक्टर ने सिर्फ मलबा हटाने में लगभग 2 घंटे लगाए थे, अर्जुन ने जवाब दिया। ओह, तो ज़रूर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनकी स्किल्स हमारी जितनी अच्छी नहीं थीं। रीढ़ की हड्डी के जोड़ों पर बहुत सारे बचे हुए टुकड़े हैं और वे बोन मैरो के पास हैं, इसलिए उन्हें हटाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। आराम से करो, चिंता मत करो, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। अर्जुन खुद को उसे दिलासा देने से रोक नहीं पाया। उसे चिंता थी कि जिया उसकी सर्जरी के दौरान नर्वस हो सकती है। इसके अलावा वह कोई एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है। चिंता मत करो, मैं अपनी सर्जरी के दौरान हमेशा बहुत स्थिर रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे सारे इंडेक्स नॉर्मल रेंज में हैं, इसलिए तुम्हें भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सर्जरी ठीक से चल रही है, बस इस हिस्से में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हें अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है। मेरी पहली सर्जरी में 12 घंटे लगे थे और दूसरी में 9 घंटे। वे बहुत धीमे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लूँगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उससे भी कम समय लगेगा। जिया सर्जरी के दौरान हमेशा बहुत सीरियस रहती थी और ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज की सर्जरी के दौरान वह लगातार बात कर रही थी। ये पहली बार था जब रोजी ने ऐसा कुछ अनुभव किया था। रोजी ने जिया को देखा जो सीरियस दिख रही थी लेकिन आराम से बात कर रही थी, और फिर अर्जुन की तरफ देखा जो उससे कैजुअली बात कर रहा था लेकिन उसकी आंखों में तेज नजर थी। अचानक उसे लगा कि उसके बिग बॉस का तलाक होना शायद नामुमकिन हो। असल में जिया ने भी देखा कि जब सर्जरी शुरू हुई तो वह नर्वस थी। ये घबराहट जिससे वह महसूस कर रही थी उससे उसका दिल तेजी से नहीं धड़क रहा था या काम नहीं रहा था, लेकिन इससे उसकी भावनाएं जरूर गड़बड़ा गई थीं। जैसे जैसे वह मलबा साफ कर रही थी, बोन मैरो का कुछ हिस्सा भी निकल रहा था। ये बोन मैरो नसों से बहुत करीब से जुड़े थे। हालांकि वे भविष्य में अपने आप फिर से बन जाएंगे, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उस जगह को साफ करने के लिए उसके पास कुछ बोन मैरो हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था, और बाद में नर्व स्टिमुलेशन के दौरान कुछ और बोन मैरो बाहर निकल जाएंगे। भविष्य में जब अर्जुन ठीक भी हो जाएगा तब भी उसे इन बोन मैरो की सुरक्षा के बिना अपनी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसकी अंदरूनी शक्ति की मदद से भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मलबा हटाया गया, उसके माथे पर पसीना बढ़ता गया। इसके साथ ही उसका मूड भी खराब होने लगा। यह एक अजीब एहसास था। जब वह प्रणीता की सर्जरी कर रही थी तो उसने भी यही किया था। जैसे ही उसने टुकड़े हटाए, बोन मैरो के कुछ हिस्से भी निकल गए। उस समय उसने बस रोजी से कहा था कि वह प्रणीता को इस बारे में याद दिलाए, ये पक्का करे कि वह इसका अच्छे से ख्याल रखे, और अगर ठंडे मौसम में ज़्यादा दर्द हो तो वह पेनकिलर ले सकता है। उसके नज़रिए से थोड़ा दर्द लकवा होने से कहीं बेहतर था। इसलिए जब उसे यह विकल्प मिला कि वह पूरी तरह से चल फिर पाएगा तो उसे उतनी चिंता नहीं हुई जब उसने सोचा कि भविष्य में प्रणीता को दर्द के दौरे पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही जिया ने अर्जुन की पीठ पर बड़े घाव को देखा, उसकी दिल कांप गया और उसके माथे पर एक बार फिर पसीने की बूंदें आ गईं। रोजी लगातार उसका चेहरा साफ करने में मदद कर रही थी। ये पहली बार था जब रोजी ने जिया को सर्जरी के दौरान इतना परेशान देखा था। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? रोजी खुद को जिया से पूछने से रोक नहीं पाए। सब ठीक है। हालांकि जिया महसूस कर सकती थी कि वह नर्वस थी और उसका मूड अच्छा नहीं था, फिर भी उसके हाथ बहुत स्थिर थे। ये तब से कहीं ज़्यादा स्थिर थे जब उसने शुरू किया था। वह इस काम के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। आखिरकार 1 घंटे बाद उसकी रीढ़ की हड्डी से सबसे छोटा मलबा भी हटा दिया गया। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए जिया ने मशीन से कई बार उस जगह की जांच की। ये पक्का करने के बाद कि कुछ भी नहीं बचा है, उसने रीढ़ की हड्डी का बचा हुआ आधा हिस्सा उसकी पीठ पर रखा और उन्हें एक छोटी स्टील की कील से सुरक्षित कर दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो जिया ने एक चांदी की सुई निकाली। चांदी की सुई उसकी अंदर की चीख से ढकी हुई थी और जैसे ही वे अर्जुन के शरीर में डाली गई, उसके अंदर का झरने का पानी भी तेजी से उसके शरीर में जा रहा था। इस सर्जरी के लिए उसने कुवान यूचेन से सीक्रेट वेब से दुनिया भर से महंगे सामान मंगवाए थे, जिनकी कीमत 100 मिलियन तक थी। ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वे बहुत दुर्लभ और महंगे थे। सामान मिलने के बाद उसने तुरंत उन्हें अपनी छोटी सी जगह में रख दिया। जो झरने का पानी पहले साफ और ठंडा था, उसने उसमें डाली गई सभी महंगी जड़ी बूटियों को एक वैम्पायर की तरह सोख लिया, और जल्द ही पानी का रंग सुंदर फिरोजी हो गया। ये सबसे सुंदर रंग था जो जिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जिया का कुआं पक्का एक धोखा था। पहले जब उसने उपन्यासों में इसके बारे में पढ़ा था तो दूसरे लोगों का कुआं पर्याप्त जड़ी बूटियां मिलने पर एक ऊंचे लेवल पर अपग्रेड हो जाता था। एक बार अपग्रेड होने के बाद ये कुछ बेहतर देता था। आप कुएं को और अपग्रेड कर सकते हैं और आप जगह भी बढ़ा सकते हैं। जिया का कुआं इस तरह से नहीं बना था। ये चीज़ जड़ी बूटियां लेने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए इन सभी अच्छे तत्वों को बनाए रखती थी और ठीक 1 दिन बाद यह अपनी मूल स्थिति में लौट आती थी। इसलिए ये पूरा झरना सिर्फ आज रात तक ही उपलब्ध रहेगा।
किस्मत से कुएं के चारों ओर अभी भी थोड़ी खाली जगह थी और हर बार जब झरना कुछ बहुत अच्छा तत्व देता था तो वह उसे बचाकर रख लेती थी। उनमें से कुछ को उसने मेटल के कंटेनर के अंदर रखा था, लेकिन ये जगह बहुत छोटी थी। उसके पास सिर्फ कुएं के चारों ओर 50 मीटर जमीन ही खाली थी, इसलिए अगर वह कुछ बचाना भी चाहती तो ज्यादा नहीं बचा पाती। उसने उन्हें बाहर की दुनिया में रखने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे चिंता थी कि कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। खैर, आखिर में ये चीज़ एक स्कैम थी, एक बहुत बड़ा स्कैम। भगवान जाने उसे इन लोगों को बचाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत क्यों थी। पहले जिन लोगों को उसने बचाया था वे इतने अमीर नहीं थे, इसलिए उसे नुकसान हो रहा था। साथ ही जब भी उसे अमीर और पैसे वाले लोगों का इलाज करने का मौका मिलता था तो वह अपनी कमाई का ज़्यादातर पैसा झरने को खिलाने में लगा देती थी। कल दोपहर जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो उसने ये जड़ी बूटियां मेटल के कंटेनर के ऊपर रख दी। फिर आधी रात को जिया ने उन सभी को कुएं के अंदर डाल दिया और उसके पूरी तरह से पचने का इंतजार किया। आज अर्जुन की सर्जरी से पहले उसने मेटल के कंटेनर पहले ही भर दिए थे, क्योंकि आज झरने से निकलने वाला पानी आज रात तक खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने उन सभी का इस्तेमाल अर्जुन पर करने का फैसला किया। इस बार उसने जो चांदी की सुई निकाली थी उनमें छेद थे। झरने का पानी सुई से गुजरते ही भाप बन गया और उसके अंदर की ची की मदद से अर्जुन के शरीर में चला गया। उसने दूसरी थोरेसिक वर्टेब्रा से शुरू किया जिसे उसने अभी ठीक किया था, और बहुत ज्यादा ताकत लगाकर वह उस हिस्से को खोलने के लिए तैयार थी जो पहले से पूरी तरह से ब्लॉक था। मैं तुम्हारे शरीर की नाड़ियों को साफ करना शुरू करूंगी और एक बार जब ये साफ हो जाएगा तो तुम्हें तेज दर्द महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारी नसों को ठीक कर रहा है। क्या तुम अपना सिर ज्यादा आरामदायक स्थिति में करना चाहोगे? अर्जुन नहीं चाहता था कि उसका चेहरा नीचे की ओर हो, इसलिए उसने एक तरफ कर लिया था। जिया ने देखा कि वह 1 घंटे से इसी स्थिति में था। क्या मैं? जरूर। फिर जिया ने चांदी की सुइयां नीचे रखीं और अर्जुन की ओर गई। तुम इसे कैसा चाहते हो? अर्जुन ने पहले ही धीरे से अपना सिर उठाया और अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता जिया ने उसे पकड़ लिया। उसके शरीर को सहारा देने की मदद से अर्जुन अपना सिर आरामदेह स्थिति में घुमा पाया। रोजी, जो अभी भी कमरे में थी, उसने सोचा कि यह अब सर्जरी नहीं रही, ये पीडीए था। ये देखकर कि उसकी अकड़ू बिग बॉस इस आदमी की वजह से आखिरकार एक प्यारी पत्नी जैसी लग रही थी, उसे लगा कि शादी कुछ डरावनी चीज़ है। ये कितनी शक्तिशाली चीज़ होगी जो बिग बॉस जैसी औरत को बदल सकती है। चिंता मत करो, मैं सह सकता हूँ। जब तक मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा मैं ये सब सह सकता हूँ। ठीक है, जिया ने सिर हिलाया। वे पहले ही सर्जरी के इस हिस्से तक पहुंच चुके थे और वे निश्चित रूप से सिर्फ इसलिए नहीं रुक सकते थे क्योंकि वे अर्जुन पर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लंबे दर्द से छोटे दर्द बेहतर होते हैं। अर्जुन को ज्यादा आरामदायक स्थिति में लाने के बाद जिया ने एक और चांदी की सुई उठाई और एक खास ताकत से उसने उसे दूसरी थोरेसिक वर्टेब्रे जोड़ में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी नसें कब दोबारा जुड़ेंगी, लेकिन एक बार जब वे जुड़ जाएंगी तो बहुत दर्द होगा। तुम्हें अपने हाथ नहीं हिलाने चाहिए। अगर तुम सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हें बांधना पड़ेगा। जरूर, इसकी चिंता मत करो। अर्जुन का जवाब मिलने के बाद जिया ने चांदी की सुई की मदद से झरने का पानी अर्जुन के शरीर में डालना शुरू कर दिया। उसी समय अपनी अंदरूनी ची की मदद से झरने का पानी भाप में बदल गया जो धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में समा गया। जैसे जैसे भाप धीरे धीरे उसके शरीर में समाती गई उसे तुरंत एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। जिया शांत रही और धीरे धीरे सुई से धकेलने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ाई और झरने का पानी बहुत तेजी से उसके शरीर में चला गया। हालांकि वे सिर्फ पानी की भाप थे, फिर भी यह धरती पर सबसे तेज चीज थी क्योंकि सबसे तेज चीजें चाकू नहीं बल्कि पानी होता है। अगर पानी का दबाव काफी हो तो वह धातु के बीम को भी काट सकता है। हालांकि उसकी अंदरूनी ची शायद इतना दबाव न दे पाए, फिर भी यह काम करेगा क्योंकि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी धातु का बीम भी नहीं थी। बाहरी लोगों को तो बस यही लगेगा कि जिया सिर्फ चांदी की सुई से अर्जुन की पीठ में चुभा रही थी। वह सिर्फ एक सामान्य चांदी की सुई पकड़े हुए थी और उसमें बिजली भी नहीं दौड़ रही थी। कमरे में मौजूद नर्सों की नज़र में यह नामुमकिन था कि वह टूटी हुई नसों को ठीक कर पाएगी। हालांकि सिर्फ रोजी को पता था कि उसके बिग बॉस की यह एक्यूपंक्चर तकनीक दूसरी जगहों के मास्टर से बिल्कुल अलग थी। ये सब इसलिए था क्योंकि बिग बॉस के अंदर एक मोटी शुद्ध एनर्जी थी। यही वजह थी कि ज्यादातर सर्जरी सिर्फ वही खुद कर सकती थी। खैर, जब बिग बॉस निया के साथ अच्छी थी तो उन्होंने उसे अपनी अंदर की ची को ट्रेन करना सिखाया था, इसलिए निया में भी बिग बॉस जितनी ही ताकत थी। यही वजह थी कि निया भरोसा कर सकती थी, साफ तौर पर कहा कि वह अर्जुन की मदद कर सकती है। लेकिन बिग बॉस के स्किल्स निया के मुकाबले दूसरे लेवल के थे। जिया सिल्वर सुई को घुमाती रही जिससे सुई की नोक अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। लगभग 3 मिनट बाद ऐसा लगा जैसे कोई मोटी दीवार टूट गई हो और एनर्जी तुरंत रीढ़ की हड्डी के आखिर तक पहुंच गई। ऑपरेटिंग टेबल पर लेटे हुए अर्जुन के हाथ उसके बगल में रखे थे और उसने अचानक उन्हें मुट्ठी में भींच लिया। यहाँ तक कि उसकी कनपटी की नसें भी धड़कने लगी, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली। जिया ने अर्जुन में हो रहे बदलावों को देखा। उसने उसे देखा और पाया कि उसने न तो अपना सिर हिलाया और न ही अपने शरीर की एक भी मांसपेशी। जैसे ही उसने धीरे धीरे नीचे देखा और उसके हाथों को देखा जो अब मुट्ठी में भींचे हुए थे, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुम जोर से चिल्ला सकते हो। फिर जिया ने धीरे धीरे उसकी पीठ से सुई निकाल ली। उस पल जब उसने सुई निकाली तो अर्जुन को अपनी पीठ पर हल्का सा चुभन महसूस हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम बस सर्जरी पर ध्यान दो, मैं दर्द सह सकता हूँ। जिया चुप रही और उसने बेसमेंट में रखे इंक्यूबेटर से दवा निकाली। उसने एक सिरिंज से थोड़ी सी दवा ली और फिर उसे अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट कर दिया। उसके शरीर में झरने का पानी जाने से जो दर्द हुआ वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था और शुरुआती दर्द के बाद ज्यादा बेचैनी नहीं हुई। हालांकि जैसे ही जिया ने उसकी रीढ़ की हड्डी में दवा इंजेक्ट की, अर्जुन को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। यह उसकी गर्दन से होते हुए उसके सिर में चली गई, फिर ये धीरे धीरे कमर के आसपास फैल गई। इसके साथ ही अर्जुन को पता चल गया कि उसका शरीर ठीक हो गया है। हो सकता है थोड़ी ठंडक लगे, लेकिन इंतजार करो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे दर्द कम करने में मदद मिलेगी।
जैसा कि उम्मीद थी, ठंडक जल्द ही गायब हो गई और उसकी जगह उसकी पीठ के आसपास गर्माहट महसूस हुई। अब गर्माहट महसूस हो रही है? जिया ने पूछा। हाँ, अर्जुन ने उसे जवाब दिया। ये कन्फर्म करने के बाद कि दवाएं काम कर रही हैं, जिया ने एक और चांदी की सुई उठाई और उसे उसकी रीढ़ की हड्डी में डाल दिया। उसने उसकी पीठ की नसों को फिर से जोड़ना शुरू किया। इस बार जिया को भी महसूस हुआ कि ब्लॉकेज खत्म हो गया है और नसें फिर से जुड़ गई हैं, क्योंकि यह सीधे स्पाइनल कॉर्ड के आखिर तक पहुंच सकती थी। उसने दिशा बदली और वही काम करती रही। जब तक रास्ता खुला था, बाकी झरने के पानी के लिए अंदर जाना बहुत आसान हो गया। इस बार अर्जुन को बहुत बेहतर महसूस हुआ। हालांकि उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन दर्द इतना असहनीय नहीं था। हालांकि एक बात जो उसे आखिर में परेशान कर रही थी, वह ये थी कि सुई उस जगह पर कैसे लगाई गई थी जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगी थी। ये पक्का करने के लिए कि नसें फिर से जुड़ जाएं, सुई को उसी खास जगह पर घुमाया जा रहा था जहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था। यह उसे काट रही थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली और अंदर से बेचैन और उत्साहित महसूस करते हुए दर्द को पूरी तरह से महसूस कर रहा था। उसकी पीठ पर दर्द महसूस होने का यह एहसास मतलब था कि उसे होश आ गया था। उसका चेहरा पोंछ दो। जिया अपने एक्यूपंक्चर पर ध्यान दे रही थी, तभी उसने कमरे के एक तरफ खड़ी एक नर्स को निर्देश दिया जो बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। ये पहली बार था जब नर्सों ने बिना किसी एनेस्थीसिया के सर्जरी होते देखी थी। जब उन्होंने अचानक जिया के निर्देश सुने तो उनमें से एक को जल्दी से होश आया। उसने जल्दी से एक जाली उठाई और अर्जुन की ओर गई। उसने देखा कि उसका माथा पूरी तरह से पसीने से भरा हुआ था और उसकी कनपटी के आसपास की नसें तेजी से धड़क रही थीं। जान लिचाओ एक हैंडसम आदमी था। जब नर्स की नज़र उससे मिली तो उसे उस पर दया आ गई। वह जल्दी से नीचे झुकी और उसके चेहरे से पसीना पोंछने में उसकी मदद की। प्यार और देखभाल से भरे चेहरे के साथ उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी बहुत दर्द हो रहा है? अर्जुन दांत पीस रहा था और उसे जवाब नहीं देना चाहता था। जब नर्स ने उसकी हालत देखी तो उसका दिल टूट गया। फिर वह जिया की ओर मुड़ी और बोली, प्रोफेसर जे, उसे सच में बहुत दर्द हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए? जिया, जो एक्यूपंक्चर करने वाली थी, नर्स की बात सुनकर अचानक रुक गई, लेकिन तभी उसने अर्जुन की आवाज़ सुनी जिसने जोर देकर कहा, कोई बात नहीं, तुम जारी रख सकती हो, लेकिन तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। ये याद रखना चाहिए कि यह ऑप्स कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टर हैं। जब वह ठीक हो जाएंगे तो कौन इस आदमी के साथ कंपेटेबल होगा? नर्स पहले से ही बहुत खुश थी कि उसे उनके चेहरे से पसीना पोंछने में मदद करने का मौका मिला। ये सभी लोग जो नर्स और डॉक्टर बने, क्या उन्होंने ये पेशा इसलिए नहीं चुना ताकि वे किसी अमीर आदमी की अच्छी देखभाल करके उससे शादी कर सकें? इंसान भावुक प्राणी होते हैं। भले ही वह किसी अमीर परिवार का जवान मालिक हो, उसके अंदर भी एक नर्म दिल होता है और उसका ये हिस्सा लगभग हमेशा तब ज्यादा दिखता है जब उसे दर्द होता है या जब वह बीमार होता है। जब जब नर्स ने नियमों के खिलाफ जाने का फैसला किया तो उसके कामों से जिया परेशान हो गई। तुम बहुत शोर मचा रही हो। इससे पहले कि रोजी इस नर्स की आलोचना कर पाती, अर्जुन अपना आपा खो चुका था। उसे ओसीडी है, बहुत गंभीर वाला, इसलिए उसने एक रोबोट बनाया था ताकि कोई रोज उसकी मदद कर सके। जब अर्जुन बोला तो नर्स ने अपने हाथों से अर्जुन के सिर को छूने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उसके संपर्क में आई, अर्जुन को उल्टी जैसा महसूस हुआ। घिन और मानसिक बेचैनी इतनी असहनीय थी कि उसे उल्टी होने लगी। जिया अभी भी फ्लूइड डाल रही थी, लेकिन उसे अचानक अर्जुन के शरीर में बदलाव महसूस हुए और उसने जल्दी से चांदी की सुई बाहर निकाल ली। उफ़, क्योंकि उसने सुई निकालते समय बहुत जल्दी की और ऐसा करने से पहले अपनी ताकत को एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए उसका कुछ हिस्सा सीधे अर्जुन की पीठ के सबसे कमजोर हिस्से पर लगा। यह इतना दर्दनाक था कि वह आखिरकार कराह उठा। नर्स को नहीं लगा कि अर्जुन को अचानक उल्टी जैसा महसूस होने का कारण वह थी। उसके हाथ जो उसके सिर को छू रहे थे जल्दी से नीचे चले गए और धीरे से उसकी पीठ थपथपाए। अपने दूसरे हाथ से उसने उसके कंधे के पास वाले हिस्से से हाथ डालकर उसकी छाती थपथपाने की कोशिश की। सर्जरी की वजह से अर्जुन के कपड़ों के बटन पीछे थे और क्योंकि सर्जरी पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से खुला हुआ था। इस समय अर्जुन को बहुत ज्यादा उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, जिससे उसका शरीर थोड़ा ऊपर उठ गया था। ये देखकर कि नर्स उसकी छाती को छूने वाली है, जिया के पास अपनी सुई नीचे रखने का भी समय नहीं था। वह जल्दी से आगे बढ़ी और नर्स को धक्का दे दिया। नर्स को उम्मीद नहीं थी कि सर्जरी कर रही प्रोफेसर उसे धक्का देगी। क्योंकि जिया बहुत मजबूत थी, नर्स चिल्लाई क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गई। ये नर्स एक शहर के एक अमीर परिवार की बेटी थी और उसने एक जाने माने मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। उसने न सिर्फ अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी, बल्कि वह काफ़ी सुंदर भी थी। वह यहाँ नर्स बनने के लिए खुद को नीचा दिखाने को सिर्फ इसलिए तैयार थी क्योंकि लॉरेंस इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी। ये दुनिया के सबसे अच्छे मेडिकल रिसर्च सेंटरों में से एक था। ऐसे बहुत से लोग थे जो सिर्फ इसलिए लाखों खर्च करने को तैयार थे ताकि उन्हें लॉरेंस इंस्टीट्यूट में दवा मिल सके और सर्जरी हो सके। वह यहाँ इसलिए थी ताकि वह अपने माता पिता को फ़ायदा पहुंचा सके और अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत बढ़ा सके। दूसरी तरफ उसके अपने भी प्लान थे। वह एक असली अमीर परिवार में अपनी जगह बनाना चाहती थी। अब जब अर्जुन ठीक उसके सामने लेटा हुआ था तो जाहिर है वह उसकी देखभाल करने में ज़्यादा मेहनत करेगी। एक ही चीज़ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह थी कि प्रोफेसर जे उसके रास्ते में आ जाएंगी। प्रोफेसर जे ने न सिर्फ उसे धक्का दिया, बल्कि दूसरी पार्टी ने उसे कुछ कहने से पहले ही कमरे से बाहर निकाल दिया था। बाहर निकलो, तुम खुद को क्या समझती हो कि तुम मुझसे जाने के लिए कह सकती हो? डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर रोजी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा था। प्रोफेसर जे यहाँ अभी अभी नौकरी पर लगी डॉक्टर थी, उसे क्या हक था? तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम किसी और को मार रही हो। क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए? नर्स ने अपना बचाव किया और जिया को घूरा। उसने सोचा, तुम एक डॉक्टर हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सर्जरी के दौरान इतना सुंदर मास्क पहनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपने मरीज को भी बहकाने की कोशिश कर रही हो? कुतिया। जिया को नर्स की कोई परवाह नहीं थी और वह तुरंत अर्जुन के पास लौट आए। वह अर्जुन के ओसीडी के बारे में जानती थी और जब वह उसके साथ थी तो उसने उसे कभी भी इतनी जोरदार प्रतिक्रिया करते नहीं देखा था। इसलिए जिया ने एक जाली का टुकड़ा उठाया, उसे अल्कोहल में डुबोया और उन जगहों को साफ किया जहां नर्स ने छुआ था।
असल में जैसे ही जिया उसके पास आए और उसे उससे आने वाली मीठी ताज़ा खुशबू महसूस हुई, उसे अब उल्टी जैसा महसूस नहीं हो रहा था। अब जब उसे अपने ऊपर रगड़े जा रहे तेज अल्कोहल की गंध आ रही थी, तो उल्टी जैसा महसूस होना पूरी तरह से गायब हो गया था। जिया नीचे झुकी और जिया से पूछा, जिसकी कनपटी के पास नसें धड़क रही थी, क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? उससे बात करते समय उसने देखा कि उसके चेहरे से पसीने की एक बड़ी बूंद टपक रही थी। उसने अपने सफ़ेद कोट का एक कोना उठाया और उससे उसके लिए उसे साफ किया।